सभी को नमस्कार। आज हम संतोष भैया के साथ मारुति लाइफस्टाइल रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है भैया आपका इस चर्चा में। जी भैया, धन्यवाद। जी, तो भैया जैसे आपको पता है हम लोग बाबा जी के संस्मरण सुन रहे हैं, उन सबसे जिन लोगों ने बाबा जी के साथ कुछ समय लगाया है जी और आपके बारे में हम सबको जानकारी है कि आपने भी खूब समय लगाया है, तो उन बातों पे चर्चा करेंगे। जी उन चर्चाओं को करने की जो पृष्ठभूमि है वो आपकी अपनी यात्रा से शुरू होती है। तो आपका बचपन से लेके वो यात्रा जहाँ से आप बाबा तक पहुँचे, है ना, वो थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। पिताजी मेरे सरकारी नौकरी में थे, जी, तो हमारे जहाँ अलग अलग जगह पे मेरा स्कूलिंग हुआ। अच्छा, वो स्कूलिंग अलग, हर 2-3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता था, तो हम पढ़ते रहे पूरा मध्य प्रदेश में ही पूरा, लेकिन मेरा अच्छा, स्कूलिंग हुआ। अच्छा, ये करते करते फिर उसके बाद मैं इंदौर में डिप्लोमा करने चला गया, फिर बाद में इंजीनियरिंग करने चला गया। इंजीनियरिंग करते समय पिताजी मेरे यहाँ पोस्टेड थे, और चूँकि गायत्री परिवार से मेरा जुड़ाव काफ़ी रहा, पिताजी मेरे उसी में थे, हम लोग जी, उन्हीं से, श्री राम शर्मा आचार्य जी से ही दीक्षित हैं। अच्छा, तो और उनसे मेरा काफ़ी मतलब उन दिनों में मेरा काफ़ी उनका प्रभाव आज भी है। और स्वीकृति चूँकि प्राण दीक्षा उन्हीं की है, तो जी, वो मेरा स्वीकृति उनके साथ बना ही हुआ है। और वो प्रक्रिया में ही मैं ये अंजनी भैया लोगों से यहाँ परिचय था। रायपुर में जब आए तो अंजनी भैया लोगों से परिचय हुआ, और उन्हीं के राजन महाराज जी के माध्यम से महाराज जी से जुड़ना हुआ। महाराज बाबा जी से जब पहली मुलाकात हुई तो अंजनी भैया के यहाँ 95 में एक शिविर बाबा ने लिया था। उस पे आते हैं भैया, पहले आप बताइए, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो है वास्तु से, जी, तो उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? वास्तु में मेरा इंटरेस्ट ऐसे, चूंकि लगभग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मेरे को थोड़ा सा साधनाओं में रुचि चली गई। अच्छा, और मैं गायत्री सत कॉलेज में कहाँ पढ़ाई की? इंजीनियरिंग कॉलेज गोंदिया में। गोंदिया। जी जी जी। तो वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त में मेरी रुचि चली गई साधना में काफ़ी, और मैं कॉलेज के समय में ही समय निकाल के अपना बकायदा विधिवत नियम पूर्वक और बीच बीच में समय निकाल के गए साधना में। और मेरे को उस वक्त जो गुरुदेव की कृपा थी, कैसा उनका जो वातावरण निर्मित हुआ था, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये आ रही थी कि कम समय में बहुत सारी उपलब्धियां हो रही थी। अच्छा, और मैं उस साधना काल को ही समझता हूँ जिसमें मेरी सूक्ष्मता की तरफ ध्यान चला गया। और इसके पहले भी मैं वाक्य को ध्यान करता हूँ कि मेरा कोई रुचि, मतलब मुझे शायद भवनों को या पुरानी चीजों को पढ़ने का कुछ शौक सा था। अच्छा, शौक बोलूं या इंस्टिंक्ट था कि मैं कुछ पकड़ लेता था कि कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा, जैसे एक घटना आपको शेयर करता हूँ जी, कि बाद में मुझे लगा कि मैं कहाँ जुड़ा। तो मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा, तो जब मैं शायद 11th या 12th में रहा, तो पिताजी अक्सर हम लोग जैसे कहीं जाते थे तो वो लेके जाते थे साथ में। तो हम लोग गए होंगे, और वो एक बहुत पुराना मंदिर था, झाबुआ की बात है, अच्छा, जंगल में बना हुआ। उस मंदिर में गए तो उनका ये आदत था, जाते थे पहले जब छोटे थे तो उनका हनुमान चालीसा पढ़वाते थे। हम दोनों भाई, चलो बैठो दोनों जन हनुमान चालीसा पढ़ो, पब्लिक हो चाहे कैसे भी हो। और जब वो वहां पे पहुंचे तो एक ध्यान के, हम लोगों को ध्यान करवाते थे अक्सर। गुरुवार के दिन उनका नियम था कि गुरुवार के दिन शाम को 6 से लेकर 7 बजे 8 बजे तक हमको ध्यान करवाते थे, पूरे घर को बिठा के। अच्छा, और इतवार को 2 दिन उनको नियम था। तो उस प्रक्रिया में वो बोले चलो आज ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने बैठे तो निकले, बोले तो पूछते थे क्या दिखा, क्या हुआ, कुछ अनुभव हुआ। तो मैं उनको बताया कि पापा मेरे को तो ये मंदिर जैसा तो नहीं लग रहा है। बोले क्या? मैंने कहा ये कुछ यहाँ पे एक्टिविटी, लड़ाई झगड़े जैसी कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं मुझे। तो वो बोले कि अच्छा है, लेकिन ये तो बहुत पुराना बड़ा अच्छा मंदिर था वो। तो बहुत ही इंटीरियर में भी था, मतलब पहाड़ों के बीच में, और बहुत कम लोग आते थे, इतना सुंदर मंदिर था। तो मैंने वो उस वक्त एक वहाँ के गांव के एक आदमी आए हुए थे, सरपंच थे वहाँ के, बोले ठीक बोल रहे हैं, ये जगह बेसिकली आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था, यहाँ हथियार छुपाते थे। वो नाम बताए कि वो जो वहाँ का फ्रीडम फाइटर थे उनका ये केंद्र था, यहाँ पूरे हथियार यहीं से डील होता था पूरा, इस मंदिर से। अच्छा, तो इसलिए वो वाइब्रेशन मेरे को याद आया कि वो कैसे क्या, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी घटनाएं रही। तो कुछ पूर्व वो रहा होगा मुझे उसका। फिर बाद में ये गायत्री साधना के दौरान मेरे प्राण शक्ति पे बहुत काम हुआ। प्राण शक्ति पे गुरुदेव का मतलब पूरा काम ही उनका गायत्री साधना, प्राण साधना है ना। तो वो उस तरीके से मेरी उस तरीके से सूक्ष्मता पे रुचि चली गई। और कॉलेज में पढ़ते वक्त एक लड़का मेरा जूनियर आया आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का, कि उसने पूछा कि सर ये एक किताब, अच्छा ज्योतिष और पामिस्ट्री में शुरू से ही पढ़ता, 10th क्लास से पढ़ते आ रहा था। अपने से, मतलब मैंने गुरु नहीं बनाया, अपने से अध्ययन किया।
तो वो मुझे बोले कि ये सर एक कोई चार्ट बना हुआ है, इसमें एस्ट्रोलॉजी दी हुई है और आर्किटेक्चर। मैंने कहा ये कौन सा नया, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैंने पलट के देखा, वास्तु शब्द मेरे को तब पहली बार पता चला। अच्छा। और उसके बाद मेरी उसमें रुचि चली गई, फिर उसको पढ़ना शुरू किया मैंने। अच्छा। किताबें लेके, मेरे पास वैदिक किताबें तो नहीं थी, पर जो थोड़ी बहुत भी किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल हुई और जो मार्केट में थी उससे पढ़ना शुरू किया जी। और पढ़ते पढ़ते फिर वास्तु दिशा बन गई। कॉलेज से निकला, मेरा जॉब लग गया था। तो ये कॉलेज में पढ़ाई क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया मैंने, बीई किया इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल में। कौन से सन की बात है? 95-96 की बात है। अच्छा। हाँ। और आपने वो गायत्री दीक्षा कब ली थी? वो तो जब मेरी गायत्री दीक्षा हुई है लगभग 8 साल में। 8 साल की आयु में? 8 साल की आयु में गायत्री दीक्षा गुरुदेव ने खुद, जो बट धार के पास में था, पिताजी मेरे दीक्षित तो वो आए थे, तो उन्होंने दीक्षा दी थी। उसके बाद लेकिन उसका मैंने शुरुआती दौर में तो उत्साह में सब करते हैं, जैसे नियमित एक गायत्री माला जप करना, ये तो 4 साल चला, उसके बाद छूट गया। पर और मेरा ट्रैक भी नहीं था वो, तो अचानक से 93 के आसपास मेरी रुचि जगी। लेकिन उन 2 सालों में मेरे को मतलब बहुत अद्वितीय तरीके से उपलब्धियां हुई उन साधनाओं में। मेरा बहुत समय भी देता था मैं उसमें, और मेरे को ऐसा कृपा जैसा एक तरीके से कहूँ गुरुदेव का था कि वो बिल्कुल जैसे थोड़ी सा भी कुछ करूं और उसका कुछ एक अलग परिणाम निकले। और बहुत सारी उपलब्धियां भी आत्मिक रूप से या चेतनात्मक जो उपलब्धियां कुछ होना शुरू हो गई थी। और एक मतलब उसमें खासकर जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसका थोड़ा सा मुझे एक गहरा आभास और उसमें जो थोड़े चमत्कार कह सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से इस तरीके से कि विचारों को कैसे ले जाना है, ये सब प्रक्रियाओं में काफी गहरा पकड़ हो गई थी मेरी उस समय तक। 8 साल का मतलब कौन सा सन हुआ लगभग? 8 साल की जो उम्र आप बता रहे हैं कौन सा सन हुआ? वो हुआ लगभग 79-80 है ना। अच्छा, तो 79-80 में यानी आपने दीक्षा ली थी पहली बार बचपन में? हाँ, 8 साल जब है ना, 78-79 79 में, तभी 95 में कॉलेज। हाँ, 79 हुआ, 79, हाँ 79 हुआ ना। 71 का बर्थ हो गया भैया का। तो भैया जब निकल के आए तो फिर मेरी रुचि वास्तु में हो ही गई। अब पढ़ता था, साधनात्मक रुचि थी ही। मतलब मैं कॉलेज में भी समय निकाल के नवरात्र पूरे जरूर करता था, पूरे 24,000 के अनुष्ठान मेरे को इतना वो था। बीच बीच में भी लगता था तो जाके वो गायत्री मंदिर में, वो बहुत अच्छा मंदिर था वहाँ पे बेसमेंट बना रखा था, उन्होंने साधना केंद्र बना रखा था, तो और अच्छा लगता था उसमें। कॉलेज से निकलने के बाद मेरी जॉब लग गई, मैं ज्वाइन करने जा रहा था। मेरे पिताजी एक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में एडवाइजर थे, तो उन्होंने बताया होगा वहाँ के रजिस्ट्रार को, उस समय वास्तु का चलन बहुत नहीं था, उनके पास टीचर नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई तो उसने ये की पर रुचि उसकी इस तरफ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ के रजिस्ट्रार ने, एक दवे सर थे, डॉक्टर दवे, उन्होंने बोला कि उनको भेजिए मेरे पास। तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गया और गया, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को 2-3 दिन रखा अपने साथ और पूरा वास्तु के बारे में पूछते रहे। तो बोले कि देखिए, बिना वातावरण के आपने जो उपलब्धि प्राप्त करी है वो आपकी चेतना में कहीं ना कहीं वो चीज है। महर्षि चेतना में काफी बात चलती है, तो चेतना, तो उन्होंने कहा आपकी रुचि है इसमें और मुझे लगता है चेतना में कहीं ना कहीं वो संस्कार है, तो आपको वातावरण मिलेगा, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वो पढ़िए भी और पढ़ाइए भी, उनको जरूरत भी थी। तो मैं फिर पिताजी के पास गया वापस, मैंने कहा कि अब 2 हैं, मेरे को ज्वाइन करना है, कल वहां भी और यहाँ भी। तो जॉब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी थी मेरी। कौन सी कंपनी में लगी? एंडवेल कंस्ट्रक्शन कंपनी है भैया, जो ऑटोमेशन के काम लेती थी पूरे इंडिया में। तो उसने भिलाई प्लांट का काम लिया था, उसका मेरे को रेसिडेंट इंजीनियर बना के भेजा था उसने, भिलाई में। तो वह ज्वाइन करने ही जा रहा था और अचानक से मेरे को वहां जाना पड़ गया। तो वहां पर जब मैं पिताजी से, तो पिताजी ने बोला कि तुम्हारी रुचि, ज्यादातर रुचि मैं अक्सर देखता हूँ कि सालों से देखता हूँ, इन्हीं सब में है, और जिसमें जिसकी रुचि होती है उसमें ही वो खुश रहता है और अच्छा करता है। और कोई ऐसी जिम्मेदारी भी नहीं थी, मेरी बहनें थी, शादी हो गई थी, हम 2 भाई थे, कुछ ना कुछ कर ही लेते। उन्होंने कहा कि अपना प्रयोग कर लो, और उन्होंने अनुमति दी मुझे। आज लगता है कि वो बहुत साहसी थे। सही बात, मतलब है ना, सही बात। इंजीनियरिंग की शिक्षा के बाद इस तरफ प्रेरणा देना वो भी मतलब 20-25 साल पहले। हाँ, उससे मतलब मिल ही गई थी ना, मेरा रिजल्ट नहीं आया था और मेरे को जॉब मिल चुकी थी और मैं निकलता ही जाता। फिर मेरे को उसमें चला गया मैं। फिर वास्तु, उन्होंने, दवे सर ने बोला
तो मैंने फिर उनके साथ ज्वाइन कर लिया। अच्छा। फिर पढ़ा भी वहीं, वैदिक अध्ययन भी किया, वास्तु पढ़ाया भी, दोनों चीजें। फिर उन्होंने मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ के कैंपसेस में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 45 मध्य प्रदेश के 45 जिलों में इनके कैंपस थे। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ के लगभग कॉलेजेस में जाके सेंटर कैंपसेस में जो वास्तु के जहाँ पे कोर्सेज चल रहे थे वहां पे पढ़ाता था जाता। अच्छा। तो 2-3 साल बाद कुछ पिताजी नहीं रहे, कुछ कारण से मेरा वो थोड़ा सा फिर कुछ दिक्कत आई, तो और वो हॉलैंड भेजना चाह रहे थे मुझे, और कुछ वहाँ के बारे में मुझे थोड़ा सा अनिश्चितता लग रही थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ के अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। इसके पूर्व में 95 में जब हम यहाँ थे तो पिताजी, हमारा बाबा जी, चूंकि अंजनी भैया लोगों से परिचय था ही, सोम भैया से भी परिचय था, सब हो चुका था। अच्छा। तो बाबा जी का एक शिविर हुआ यहाँ पे अंजनी भैया के घर में, शायद रायपुर का पहला शिविर था, और वो लिया था साहनी जी ने। बाबा बैठे थे लेकिन पूरे दिन। हाँ। तो मैं, मेरा ब्रदर छोटा और पिताजी, तीनों हम लोगों ने अटेंड किया। पर लेकिन उस शिविर में जो सूचना थी वो भी मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा इंस्पायर की थी, पर लेकिन वहीं तक। उन्होंने उसमें जो मूल चर्चा थी वो ये थे कि मानवों की श्रेणियां क्या है। तो 5 प्रकार के मानव का उन्होंने पूरा डिटेल 5 दिन में किया था। अच्छा। ये मेरे को याद है, वो मैं लिख के किताब का वो कॉपी मेरी बहुत दिनों तक साथ में रखी हुई थी। अच्छा। मतलब 20 साल संभाल के रखा था उसको। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद फिर मेरा, चूंकि लेकिन मैं उस वक्त मेरी साधना की तरफ बहुत ज्यादा गहरी रुचि थी जी। और वो मुझे, चूंकि मेरे गुरु, मेरे को उनका संरक्षण भी प्राप्त था और उनका मेरे को साधनाओं में, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे, मतलब 4 बजे यदि मेरी नींद नहीं खुली है तो ऐसा लगेगा कि कोई आके उठा रहा है मेरे को, और पग पग पे किताबें मिलती थी मुझे भाई साहब, और वो किताब मिलेगी मेरे को जो आवश्यक है वो गायब हो जाएगी, किताब मिलेगी ही नहीं दूसरी किताब। अच्छा। इस तरीके का मेरा संरक्षण रहा 2-3 साल 4 साल में। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा वो उनका, गुरुदेव का प्रेरणा रहा। बाबा के अध्ययन के बाद फिर मैं चला गया, फिर हम वापस आया। बाबा जी से कोई बातचीत हुई उस घटना में, जब शिविर के ले गए आप? नहीं, मेरी उनसे बाबा से उस वक्त कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मैं उनको, मतलब ठीक है कर रहे हैं सब मिलकर, कुछ अच्छी बात हो रही है, वैसा वाला उतना ही। हाँ, ठीक है। बाबा का वो वाला स्वरूप, ज्ञान वाला समझ में आ रहा था, पर हम, चूंकि मैं तो अभिभूत था। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपके लिए कोई बहुत मेजर चीज नहीं निकली उस घटना में, नहीं निकली। ठीक है। पर हाँ, लेकिन वो कॉपी को मैं संभाल के रखा था कि इसमें कोई महत्वपूर्ण सूचना तो है, तो अपन पढ़ते। इसके बाद में इधर आ गया मैं जब तो एक बार यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया, तो दुर्ग में कैंपस में पढ़ाने जाया करता था। तो वहीं पर ओम भैया से मुलाकात हुई। ओम भैया बाबा के पास खूब जाते थे। अच्छा। डॉक्टर ओम तिवारी। हाँ। जब लौट के आए तो ये कौन सी ईयर की बात है? 95 में तो पहली मुलाकात हुई। हाँ, ये बात है भैया 97 की। मैं 2 साल तो वहां रहा ना जबलपुर, फिर यहाँ आ गया। तो आने के बाद में फिर ओम भैया मुझे लेके जाते थे, और लेके जाते थे। तो पहली बार जब मिलाने ले गए तो बाबा ने 2-4 प्रश्न किए तेज आवाज में। उन्होंने बता दिया वास्तु का प्रोफेसर है, तो वास्तु की कुछ बात पूछे। उतना मेरा अध्ययन ही नहीं था। थोड़ा वैदिक, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही आप कर लेंगे। जितना जितना आवश्यक होगा उतना पढ़ा। और चूंकि ट्रेंड बिल्कुल, फील्ड बिल्कुल चेंज थी, रुचि की थी अलग बात है, और हम ही को पढ़ना और हम ही को पढ़ाना, तो जितना चल सकता है। तो बाबा कुछ प्रश्न कर दिए। फिर उन्होंने बात करी अस्तित्व की, वो मेरे को आज भी आता है। अस्तित्व शब्द 2 बार बोले, फिर मेरी आंखों में झांके और बोलते हैं समझ में आया कुछ? अब मैं बका गया, डर गया। क्या अस्तित्व, अब इतना बड़ा शब्द ही वो अस्तित्व सुने, बस अस्तित्व को पूछ रहे हैं और वो क्या बता दूं? तुम प्रोफेसर वास्तु के हो ना, अस्तित्व को समझे नहीं हो, ऐसा करके बोले और फिर चुप हो गए। मैंने कहा यहाँ से, मतलब है ना, मेरे अंदर में जो वो एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ हूँ वो ऐसा सिमट गया। हवा तो निकाल देते थे। ये तो सबका हाल हुआ। हाँ, लेकिन उसके पूर्व में एक घटना हुई जो बाबा ने मुझसे, जैसे ओम भैया लाए, बोले बाबा ये वो, बोले अच्छा कैसा है बाबा? ओम भैया पूछ दिया कि ये समझेगा? बाबा मेरे को देखे एक बार और बोले हाँ समझेगा। ऐसा करके आंख में आंख डाल के। तो वो आज भी मेरे लिए प्रेरणा बना हुआ है कि मुझे अपनी पात्रता तो नहीं दिखती, पर वो शब्द उनके आज भी प्रेरित करते हैं। हाँ, कि उन्होंने यदि, है ना, और बड़े उससे बोला था, मतलब अर्थपूर्ण दृष्टि से देख के बोला था।
उसके बाद फिर कैजुअली तो बोलते भी नहीं थे वो। बोल देंगे हाँ। तो बोला बाबा ने, और उसके बाद फिर हमारी यात्रा बाबा के साथ शुरू हुई, आना जाना शुरू हुआ। तो वास्तु में मेरी देखिए, मतलब चूंकि आत्मा शब्द को मैं ना बहुत मतलब सोचा था, और जो हमारी ध्यान की प्रक्रिया रही उसमें वही था कि मन, वृत्ति, चित्त, आत्मा की ओर करके हम गाइड करते थे अपने आप को। जब ध्यान करने बैठते थे, जैसे ही थोड़ा सूक्ष्म में गए तो वहां मन, वृत्ति की ओर, वृत्ति, चित्त, आत्मा की ओर ऐसे करके अपने आप को मोटिवेट करते थे, मतलब सेल्फ गाइडेंस जो होता है ना वो। तो हम अपना ट्रैक उस तरफ बना ही रहे थे, और कई बार मैं निर्णयों में इसका अभ्यास करता था कि अब छोड़ देना, वहां से जो आ रहा है उसको देखना है। वो और कई बार बहुत सटीक उसके वो मेरे को परिणाम मिलते थे। तो वो शब्द मेरे को कोई बहुत अलग नहीं लग रहे थे, हाँ, लेकिन सीक्वेंस में जिस तरीके से बुद्धि वाला शब्द हमेशा गायब रहा, ये 3 और ये चौथा, 5वां वाला मेरे को कनेक्टिंग में नहीं आ रहा बीच में, बहुत क्लियर बात थी और जरूरत नहीं लगती थी, सीधा वो। और तो वो चूंकि उस वक्त तक सूक्ष्म शरीर की स्थिति मेरी बहुत मतलब यूं कहूं अच्छी स्थिति, कई साधनाओं में मेरे बहुत अच्छे अनुभव हुए थे, जिसमें मैं कुछ अलग सा बहुत अद्वितीय अनुभव कर पाया। तो इसलिए उनका वो मेरा कोई रुचि उस तरह पर, हाँ, वास्तु मेरा अटक गया। तो वास्तु में बाबा से मैंने बात करना शुरू करी। तो वास्तु को पहले शुरुआती दौर में उन्होंने तो सीधा बोला कि लाइट को देख लो, हवा को देख लो, इसका संयोजन कर दो, यही वास्तु है। फिर इसी बीच में ये चलता रहा, और वो मुझे स्वीकार नहीं था, क्योंकि मैं उससे थोड़ा सा अलग तरीके से वास्तु को सोच रहा। हम जैसा चाहते हैं अक्सर सोचते कि वैसे ही सुनने मिले। सही बात है। पर बाबा के पास जाना रेगुलर रहा, क्योंकि बाबा आते थे तो हर 3 महीने में, तो उनके पास गए, प्रणाम किए, बैठ गए। आपने दुर्ग में ही कमरा वगैरह ले लिया था? हाँ, ले लिया था। जब आप पढ़ा रहे थे? हाँ, वही ले लिया था। भैया के आसपास? हाँ। तो 1-1.5 साल ही, वो 2 साल रहा, उसको छोड़ भी दिया था भैया जॉब। वो फिर मैं उसके बाद अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो वो इस क्रम में भैया आपका विवाह कब हुआ? मेरा 2002 में। 2002 में? हाँ, लेट हो। अच्छा, तो तब तक ये क्रम चलता रहा आपका, बाबा जी से आना जाना बाबा के पास, अमरकंटक आना जाना, और बहुत सारी चीजें और भी बीच में घटती रही। हाँ, और कोई एक दो बताइए अगर हो इंटरेस्टिंग, बताने लायक आपको लगता हो तो। अभी बात करते करते याद आएगी, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो बाबा के पास जाता था, फिर वही बात चलती रही। बाबा ने फिर धीमे धीमे फिर मेरे को एक थीसिस लिखी मैंने, वास्तु एंड हेल्थ, और ओम भैया मेरे गाइड थे उसमें। और वो चूंकि आयुर्वेद वाला मामला था, हेल्थ वाला, तो वही एक गाइड थे। तो ये यूनिवर्सिटी थी कोलंबो की, अच्छा, अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो मैंने एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में वास्तु को प्रेजेंट करने का कोशिश किया था। बाबा से पूछा, बाबा ने बोला ठीक है। तो बाबा के साथ जाके रहता था, वो मुझे कुछ उन्होंने लिखवाया भी था। अच्छा, उन्होंने वो थीसिस में मेरे, अमरकंटक में जाके रहते थे? हाँ, बाबा से यहाँ भी पूछता था, वहां जाके रहता था। और उन्होंने एक डायमेंशन देने का कोशिश किया, पर शायद मेरी भैया वो अभी दृष्टि नहीं बनी थी। तो मैं फिर वो वहीं रुक गया। लेकिन योग संयोग से मैंने उसको सबमिट किया, और मुझे डॉक्टरेट भी उन्होंने दे दी। अच्छा, हाँ। और बड़ा उन्होंने वहां पर एक चमत्कार सा हुआ कि मुझे फीस भरनी थी जाके। जब वहां गया तो बोले नहीं, आपकी हमने फीस वेव आप, आपको ऑनररी अवार्ड करेंगे हम। अच्छा, तो वो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ योग संयोग, हाँ, बाबा का। तो वो वाली एक घटना थी। और फिर बाबा से चर्चाएं चलती रही। सूक्ष्मता में जो जाना थी, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं थी, तो मैं उस पर जा नहीं पा रहा था। और बाबा ने लेकिन मुझे फिर भी एक बार चर्चा के दौरान में बाबा ने वास्तु को समीक्षा करी। ये तुरंत उसी समय की बात है। अच्छा, 97-98 की बात है। तो मैं थोड़ा सा उदास, मतलब मैं खुद भी सोचा, क्योंकि तब तक बाबा समीक्षा में बोला क्या उन्होंने विचार क्या, मतलब आदमी की जागृति के संदर्भ में इसका रोल कितना है वो सोचने के लिए कहा। अच्छा, तो वो और उनका ये कहना था कि अब मतलब उनको ये कहना, बाबा का संकेत था कि इससे बड़ा काम अभी रखा हुआ है ना। तो वो चीज थोड़ा सा मेरे को पीड़ित कर गई। तो वो पीड़ा आपकी स्वीकृति के अनुरूप नहीं थी ये बात। हाँ, तो मुझे थोड़ा पीड़ित कर गई। और पीड़ित मतलब ऐसी करी कि मैं विचार करने लगा। तो जब मैं दूसरे तीसरे दिन मिलने आया, तो बाबा मुझे ऐसे झूले पे बैठा हुआ था, मिश्रा जी के, आपको याद हो यदि तो। हाँ, मैं गया तो नहीं उनके यहाँ। अच्छा, पर हाँ, शाम गए हैं कभी। मिश्रा जी वो तखत पे बैठते थे बाबा।
तो मेरे को देखे, बोले इधर आओ, हाँ। बिठाए बगल में, बोले क्या मन नहीं लग रहा है? हाँ। मैं कहा हाँ बाबा, थोड़ा सा विचार में आ रहा है, हाँ। छोड़ना नहीं है। हाँ। स्थापत्य को हमको समझना है ठीक से, और इसको मानव के चेतना विकास में हम कितना वातावरण बना सकते हैं उसमें, और इसका सही रूप प्रस्तुत करना है, इसका मान्यता वाला भाग बिल्कुल अलग करना है, और इस पे काम करना है। ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इस पे काम होना चाहिए, और तुम करो इसको, और जितना मैं बन पड़ेगा सहयोग करूंगा। यहाँ से फिर हमारी थोड़ी सी मंगल मैत्री होगी। मंगल मैत्री बाबा का बोलते हैं। तो बाबा के साथ फिर है ना मेरा थोड़ा सा वो एक टॉपिक बना, और मेरी हमेशा बाबा से, चूंकि मेरे को शायद मेरा उस समय संकल्प इस तरीके से जागृति का नहीं लगता था, और कोई मेरे को लगता नहीं कि मेरी कुछ और भी महत्वाकांक्षाएं बची होंगी, जो इच्छाएं बची होंगी उसको लेके मैं, और बहुत मेरा, पर हाँ विद्या के प्रकाश में कुछ कुछ जो सूचनाएं मिली, जैसे बाबा ने मुझे एक आकाश शब्द के बारे में बात हुई, ये बात तभी हो गई 97-98 में। अच्छा। तो मेरे को स्वीकार नहीं हुआ, मैं कहा नहीं, मैं नहीं स्वीकारूंगा। बाबा ने क्या बोला बोला आकाश आकाश? व्यापक है। हाँ। अच्छा। मैंने बोला आकाश इतनी एनर्जी है, अच्छा। क्योंकि हम वास्तु में पंच तत्व लेते हैं, आकाश पांचवा तत्व ले लिया, और उसको मैं कैसे मान लूं कि आप आकाश बोल रहे, आकाश यदि व्यापक लेता हूं, इतना तो समझ में आ ही गया था शिविर करते करते कि व्यापक तो कोई वैसी वास्तविकता नहीं जैसा हम देख रहे हैं इसको, रूपात्मक वास्तविकता। तो ये समझ में आया, तो फिर नहीं जमा मुझे, मैंने कहा नहीं, फिर वहीं पे फिर ऊपर नीचे चलता रहा, जाके लगभग 5 साल 2013-14 में जाके मुझे एक दिन बैठे बैठे क्लिक हुआ कि नहीं यार, मतलब ऐसे जैसे क्या बोलते हैं उसको, बात है 5 साल मतलब 2003-4 या 13-14 बोले, कब से 5 साल? हाँ नहीं 2003-4-5 के बाद, हाँ मतलब इसी लगभग इसी सेशन रहा होगा। मेरे को टाइम लगा, और मैंने कहा आधा नहीं, उस समय भी सही बोल रहे हैं आप, आधा स्पष्ट हुआ कि नहीं कुछ, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक नहीं है, पर मेरा परंपरागत जो अध्ययन था, और चूंकि मेरे गुरुदेव ने प्राण को ही काफी प्रस्तावित किया था, और वो प्राणिक शक्ति का सूक्ष्मतम भाग में आकाश के रूप में स्वीकारे हुए था, इथरिक एनर्जी उसी को लेके, तो मैंने उसको मैं टाल नहीं पा रहा था। फिर करते 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 वो बहुत दिनों बाद स्पष्ट, मतलब आधा तो हो ही गया था, तो उस आधार पर काम शुरू हो गया था। 13-14 बोलने पूरा स्पष्ट वहां हुआ ऐसा, तेरा मतलब मुझे लगे 15-17 टाइम लगे, मैं अस्वीकार नहीं कर पा रहा था मैं, कि वो जो मैं जानता हूँ वो, बाबा कई बार बोलते थे व्यापक को जब तक नहीं ठीक से देखोगे तो ये चीजें तुमको समझ में आएंगी नहीं। फिर जाके वो थोड़ा सा वो बहुत टाइम लगा उसको, फिर बाबा से जब तक चर्चा का समय आया तब तक बाबा है ना हेल्पफुल का, लेकिन उन्होंने बहुत सारी सूक्ष्म चीजें मुझे हिंट करके गए थे। जैसे उन्होंने एक बड़ा काम दिया जो अब मेरा स्पष्ट होना शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि ताप, विद्युत और शब्द, शब्द को हम ध्वनि भी कह सकते हैं, जैसे हमारी बात ध्वनि, ये जब तक संतुलित नहीं है, ये संतुलित करने का नाम और इसके नियोजन का नाम ही वास्तु है। ये विधि खोजना ही वास्तु है, मतलब इसका विधि को पकड़ना पड़ेगा। वास्तु का जो मुख्य उद्देश्य यही रहा है, मंदिरों में भी इसी तरीके से प्रयोग हुआ है, और हमारा जो राजप्रसाद है उनमें भी बाद में इसी तरीके से, और बाकी ग्रहों में भी इसी तरीके से प्रयोग करने की विधि को कहा गया। पर वो मान्यतावश कुछ चला गया, उस मान्यता को हटा के जो इसकी सही मान्यता थी जिसके लिए इसका वो हुआ, उसको खोजकर हमको, और इस पर ताप, विद्युत, शब्द अंतिम जो, और मेरे को लगता है सबसे सूक्ष्मतम यदि वस्तु देखने जाएं तो वही है, रूपात्मक में वही रूपात्मक परमाणु के स्तर पर तो वही निकलेगी, और वास्तु इसके अलावा है भी नहीं ना। सारा जो जुड़ाव है वस्तु इकाइयों का वो इसी परमाणु के पर स्वरूप में, परमाणु और उसके, वो सारा इसी के आधार पे, बाबा इसी के संतुलन है सारे। बाबा के रहते रहते एक उसको शेयर कर देता हूँ। एक मेरे को लगता था कि जैसे मैं जीवन इकाई के रूप में मेरा कर्म एक बन रहा है, मेरा ऐसा सोचना था कि जड़ परमाणु भी, इसका भी तो एक कार्य है ही, परिश्रम है ही, तो हम कहते हैं कि वो श्रम करके अगली भागीदारी करना चाहते हैं विकास क्रम में, जो पूरी प्रक्रिया हो रही वो है, पर ये इसमें ही क्यों है ना, ये हाइड्रोजन के परमाणु में ही क्यों जा रहा है ये अंश, ये उसमें क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा करके मेरे नहीं जा रहा, जैसे अंश जो है वो किसी हाइड्रोजन के परमाणु में यदि भागीदारी कर रहा है,
तो ये मैं सोचता ऑक्सीजन में क्यों नहीं गया, ऐसा एक विचार आता था मेरा। अच्छा। सोचते 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 ना, क्योंकि वो एक क्लू मिला ही हुआ था मेरे को, ताप विद्युत शब्द वाला। तो फिर एक दिन बहुत मतलब मेरे को फ्रस्ट्रेशन था बहुत ज्यादा कि मैं उस सूक्ष्मता को क्यों नहीं पकड़ पाता हूँ। और चूंकि परंपरागत रूप से जो चलन में था वो तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, पर मुझे चाहिए था इसका तात्विक स्तर। तो खोजते खोजते बाबा से भी कई बार चर्चा होती थी, और चूंकि बाबा का फोकस वो शिफ्ट होता था तुरंत चेतना विकास पे, और मैं इसको समझना चाह रहा था। तो एक बार बाबा ने मुझे कहा भी कि तुम 10 दिन के लिए आ जाओ, मैं पूरा करा देता हूँ। और मेरा दुर्भाग्य कि मैं वो 10 दिन नहीं निकाल पाया, और मैं मतलब मुझे बहुत क्षोभ है उस बात का, आज भी मलाल होता है कि मैं मतलब नदी के किनारे होके भी प्यासा वापस रह गया। फिर वो सोचते सोचते वो चिंतन में फिर एक बात आई कि जड़ परमाणु का जो मतलब जड़ मतलब अंश की बात कर रहा हूं ना, सूक्ष्मतम अंश जो है, उसमें ताप विद्युत शब्द की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से हो गई कि शब्द जो है वो जो निसृत हो रहे हैं, क्योंकि उसी के द्वारा निकला हुआ है, तो वो उसकी जो भी निकले हैं ये उसको उसमें पार्टिसिपेशन होगा। जैसे मैंने कुछ कहा है तो उसका मैं ही परिणाम भुगतूंगा ना, तो वो शब्द जो उससे निकल रहे हैं वो उसके हैं, और उससे जो शब्द या ध्वनि जो है ना वो ही घटना है। ये बाबा मुझे अक्सर बोलते थे शब्द ही घटना है, और आकाश में पूरी घटनाएं मौजूद है। आकाश में पूरी घटना है, योग संयोग के बोल जिसमें उसको योग संयोग बोल रहे हैं, वो कई कारणों से होती, कारण अलग अलग बताए उन्होंने, पर जो मैं वास्तु की बात कर रहा हूँ तो ये बाबा ने नहीं बताया, ये मेरे अंतः प्रेरणा से उभरा। और मेरे को ऐसा लगता है ये जो ध्वनि है वो बेसिकली घटनाएं हैं जिसमें उसको पार्टिसिपेट करना है। ताप है वो जो काल है, समय है, जिस समय तक उस घटना में उसको भागीदारी करनी है। अच्छा। और विद्युत जो है वो दिशा है जो अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी घटना में भागीदारी कराएगी। अधोमुखी मतलब क्षरण हो सकता है, या नीची मतलब ऐसे उन्नति। उन्नति। इस तरीके से मेरे को स्पष्ट हुआ। मैं कई दिनों तक सोचता रहा, और वो सोचने के बाद मुझे थोड़ा सा तृप्ति हुई, और वो तृप्ति के बाद में समझा कि चलो मैं मतलब मैं कई एस्पेक्ट में सोचता रहा, बहुत दिनों तक सोचता रहा कि मैं जो सोचा हूँ, पर वो तृप्ति मेरे अंदर के आवेश शांत हुए। मतलब मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन था कि मेरा बीपी बढ़ रहा था, और मेरे को मतलब बीपी बढ़ा ही रहता था, इरिटेशन होता था बहुत ज्यादा, मतलब व्यवहार में दिखने लग गया था कि मैं कोई चीज की, और वही क्रम में तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे सूक्ष्म प्रेरणा उस वक्त बाबा की, क्योंकि वो वाला पार्ट तो उन्हीं के द्वारा ही आ सकता था। ठीक बात है ना, क्योंकि वो वही बताने वाले थे, और तो वही दृष्टा थे, तो उनसे प्रेरणा के फलस्वरूप आए। और उसके बाद जो उनके साथ क्या होता था, कोई आप निष्कर्ष पे पहुंचो, जब आप उनसे मिलोगे तो आप आंख में समझ जाओगे कि वो स्वीकार करे हैं कि नहीं। है ना, ऐसा मुझे ऐसा मेरे को लगता है हर एक को अनुभव हुआ। ये जो प्रेरणा मिली आपको विद्युत ताप और ध्वनि को लेकर, ये कब की बात है? ये 2013-14 की बात होगी। उसी समय जब आप यहाँ में व्यापक और या सुनने के आकाश, बस वो स्पष्ट होने के बाद उसके बाद ही बाबा जी से कोई, क्योंकि बाबा जी का हेल्थ जिस तरह की हुई, स्ट्रोक के बाद की बात है, स्ट्रोक के बाद की बात है, चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हुई। मेरे को याद है भैया, हम लोग रात को सेवा करते थे, भैया रात को आया करते थे वहाँ पे, और बैठा करते थे बाबा जी के पास, काफी देर तक रहते थे। अब 2-2, 3-3 घंटे रात को, फिर 12-1 बजे घर जाना होता था इनका। गए नहीं गए वहाँ छोटी में? छोटी में। हाँ। अब कई बार बातें की रात को बैठ के बाबा जी के पास बैठ के। हाँ, काफी बातें। पर चर्चा लेके नहीं हुई बाबा जी से, नहीं चर्चा नहीं, केवल उनका स्वास्थ्य नहीं था, अब चर्चा करने लायक योग्य नहीं था। जब तक वो चर्चा मेरी मतलब उनसे कुछ उनके लायक मतलब जो भी ना, मेरी वो शब्द प्रश्न उठे तब तक जिज्ञासा बनी, तब तक बाबा का वो, तब बाबा ज्यादातर आशीर्वाद के रूप में रहते थे, या वो इस तरीके की मतलब अब सूक्ष्म बातों में जाना बंद कर दिए थे, वो सब लिख दिया है ऐसा ही बोलते थे जी। फिर करते करते और इसी में फिर स्थापत्य में जो उनकी और भी काफी विषय थे जो मुझे अभी तक भी मतलब कई बार लगता है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये नियम समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो मुझे बहुत स्पष्टता होती है उसके। बहुत जैसे एक मैंने शायद आपसे चर्चा किया है सुरेंद्र भैया से, एक हम लोगों के
चर्चा ये कर सकते हैं ना इसमें, हाँ बिल्कुल, सारी चर्चा करते हैं, कोई मुद्दा इधर वो नहीं है। है ना? आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल। खुल के करिए, और जब पूरा हो जाएगा हम आपको जब दिखाएंगे, पब्लिश करने से पहले आपको दिखा देंगे, जो आप बोलोगे हाँ ठीक है उतने को कर देंगे। ठीक है, वो तो आप। हाँ। तो बाबा जी से जैसे अभी हम एक किताबों में हमारे शास्त्र में एक विधि बताई गई है। अच्छा। विधि में नाभि उसको नाभि की प्रोसेस कहते हैं। तो वो एक तो कुछ दिनों पहले इसमें ये आया कि इसमें 2-3 ग्रंथ थे, उसमें अलग अलग विधि दी हुई थी, एक में उल्टा रखने को बोला, एक में सीधा रखने को बोला। अच्छा। तो इसमें जो करते आए हैं तो उनसे भी जो पूछा तो उनको कोई तर्क नहीं मालूम था, करते थे, कोई उल्टा रखता था, कोई सीधा रखता था। मैंने दोनों करके देखे, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो योग संयोग से अपने ही विद्या परिवार से संबंधित एक बहुत अच्छे परिवार है व्यक्ति, तो उनका वास्तु करने का मौका आया। योग संयोग से आया ना, मतलब वो भूल चुके थे, मैं भी भूल चुका, जबकि रोज मिलते हैं। फिर अचानक से याद आया, मैं कहा हाँ ये बात तो छूट गई, तुरंत उसको करेक्शन किया, मकान को वास्तु के हिसाब से सेट किया। फिर मैंने कहा भैया पता नहीं प्रेरणा हुई, मैंने कहा भैया ये डालेंगे, बोले ठीक है डालते हैं। और जब डालने गए तो जो विधि से डली उसको मैंने माना कि ये वहां से प्रेरणा आ गई, तो बाबा थे, ये प्रेरणा आ गई, है ना। अब इसमें रहस्यवाद कह सकते हैं, नहीं ठीक है, पर वो मुझे ऐसा एक अंदर आपकी ऐसी स्वीकृति, गट फीलिंग भी है ना, मतलब कि भाव ऐसा बना। हाँ, मैंने कहा नहीं ये वहीं से आया है, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं रोल नहीं था। अच्छा, वहां पे जनरली मैं विद्या परिवार में वास्तु को लेकर घुसता नहीं, क्योंकि वो स्वीकृतियां नहीं है, तो यूनिवर्सिटी अपना वो हाँ ठीक है, धारणाओं में परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने दोनों में से एक को अपनाया होगा या कोई तीसरा ही कुछ किया? नहीं, दोनों में से एक को, हाँ, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स के साथ में जो प्रेरणा आई उसको किया, फिर मैंने उसको फिक्स किया। अच्छा। फिर संयोग से एक दूसरे परिवार में डालने का आया, वही विद्या परिवार, और बहुत मतलब बाबा जी के नियर डियर ना, तो फिर वही ऑटोमेटिक प्रेरणा। अच्छा, मैं खड़े होकर हमेशा प्रेरणा कहता था कि जो प्रेरणा आ रही, इंट्यूशन आ रहा, क्योंकि बाबा भी है ना, इंट्यूशन वाले पार्ट को मेरे को बहुत बोलते थे। ज्योतिष वाली विद्या पे भी उन्होंने मुझसे एक बार बोला कि मेन मुद्दा तो इंट्यूशन पे, मतलब जीवन की शक्ति जो प्रकृति के संकेतों को पकड़ सके, वहीं पर काम करता है। ग्रह खगोल आके तो बताएंगे नहीं, गणितीय विधि से आप एक लेवल तक आओगे, एक लेवल के बाद आपको एक इंट्यूशन ही काम करेगा। वो एक बताने लगे एक घटना ज्योतिष की, शेयर कर दूं? हाँ करिए ना, बिल्कुल, यही सब सुनने के लिए हम। तो वो बताए कि बाबा जब बहुत यात्राएं करते थे, बाबा ये 70 के बाद 80 के आसपास बाबा, तो बाबा गए शायद शहडोल के आसपास कहीं, उमरिया बता रहे थे कि मैं वहां गया, तो एक आदमी आया कि बोला किसी घर गए, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी बहन की शादी, बहन बताया, हाँ बहन की शादी तय हुई थी, और शादी कुंडली बोले कि बाबा देखिए, मतलब वो ज्योति मतलब दूसरे तरीके का उनका मान्यता रहा होगा कि कोई स्वामी जी आए, कुछ ठीक जैसा रहा। तो उन्होंने कुंडली दिखाई और बोले कि ऐसा ऐसा शादी नहीं हो रही है, और ये सब। अच्छा, तो बाबा बोले कि मेरे मुंह से निकला, बाबा बोल रहे हैं ना कि मेरे मुंह से अचानक निकला। बोले क्यों, महीने 2 महीने पहले कोई शादी आई थी क्या? बोले हाँ। देखो 15 दिन में फिर आ रहे हैं वो लोग, शादी कर देना, अच्छी शादी है। अच्छा। तो बोले क्या मेरे को ज्योतिष समझ में आ रहा था, और इसी तो कुछ नहीं आ रहा था ना मुझे, तो मेरे को जो संकेत मिला मैं बताया, और वो कुछ दिनों बाद बताया कि शादी हो गया। तो मैं उसको सुनने के अलावा क्या काम था बाबा को, इंट्यूशन की तरह बाबा उसको छोटे में रख के बता रहे थे। अब वो तो उनकी महिमा गरिमा क्या एक हम बात कर रहे थे कि सभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे इंटरव्यू में, वो बोले कि बाबा जो नाड़ी देखते थे, तो उसमें उनको ऐसा बोलते थे कि मेरे को चित्रण बनता है कि क्या क्या व्याधियां हैं, तो इंस्टिंक्टिवली भी है उसमें, और नाड़ी को पढ़ते भी हैं, दोनों उसके संयोग में उनके चित्त पे कुछ बनता है, इस तरीके की बात भी बोल रहे थे, देखिए, है ना। मैं खुद भी मतलब क्या हो रहा था कि मेरे को विवाह करना था, तो अब जब मन हुआ कि विवाह करना, बाबा से बोला, हाथ बोले करो, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुशखबरी है, करो, ठीक है बाबा। अब वो तो शादी अब चूंकि हमारे यहाँ परंपरा है कुंडली की और ये सब जो रहती है, तो कुंडली
मैच ही ना करे, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए, और जहां मैच करे वहां पे हम मैच ना करें, हाँ या उनको हम मैच ना करें, हाँ, कुछ ना ठीक कुछ, है। क्योंकि वास्तु वैसा है ना हमारे हमारे हम जिस उसमें ब्राह्मणों में खासकर खास हाँ। करके जॉब को ज्यादा महत्व देते हैं, इस तरीके के कोई प्रोफेशन को कोई ध्यान नहीं देता, और हाँ। डिग्रेड मानते हैं, मतलब कि आप कुछ नहीं करते हैं, इस तरीके वास्तु नकारा को- मान के चलते हैं। वास्तु वास्तु तो को वस्तु नहीं मानते। वास्तु को वस्तु। टाइम पास मारते हैं, साइड में जॉब होनी चाहिए, साइड में करते हैं। हाँ। तो बाबा के पास मैं पहुंचा एक दिन, हाँ, अंजनी भैया के घर से उनको लेके जा रहा हूँ पुरोहित जी के यहाँ, अच्छा, पुरोहित नहीं पुराणिक जी। पुराणिक जी के पुराने यहाँ। जी के यहाँ। 3-4 किलोमीटर का सफर, रात का टाइम था, मैं आया हुआ था बाबा से मिलने, हाँ और बाबा से बोला, मेरे को बाबा बोले, तो गाड़ी थी मेरे पास, तो बोले चलो छोड़ो मेरे को, हाँ बढ़िया, बाबा को बिठा के हम कार में बैठे, मैंने कहा बाबा मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, काहे में? मैंने कहा बाबा विवाह में कहीं जमता है तो कुछ मिसमैच हो जाता है, कोई दिक्कत आती? बोले अच्छा हाँ। चलो, तो बोले कुंडली बनाओ, हाँ तो कुंडली बनाया बाबा को। हाँ अब बाबा कुंडली बनाए, रात में 0 वाट का बल्ब है, और एक 70-75 साल के आदमी 0 वाट के बल्ब में कुंडली देख रहे हैं। ये तो 2002 की बात है ना? हाँ, एक की बात है, एक की बात, 81 वर्ष का। 81 वर्ष, बताइए 81 वर्ष के व्यक्ति कुंडली देख रहे हैं भैया, रात में 0 वाट का बल्ब जल रहा है, हाँ वो लाइट नहीं हो गया। अब देखो ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं मानो। अच्छा गुरु कहाँ चल रहा है? मगर बाबा यहाँ चलो, कौन सा राशि में? अच्छा यहाँ, अच्छा देख, ऐसे देख, अच्छा ठीक है हो जाएगी, ठीक है जाओ, ठीक है बाबा हो गया। तो बोले अच्छा एक काम करना कि संध्या को बोल दे, संध्या मतलब मेरी बड़ी दीदी, उसको आदमी पहचानने की पकड़ है, आदमी को पहचानती है, तो उसको बोल देना कि वो देखा है लड़की, हाँ कौन हो क्या पूछ पाछ के, तो छोड़ दी, ठीक है। तो ये बात थी। बाबा कब आते थे भैया? मतलब- मई जून के पहले कब आते थे? मई जून से देखो, फरवरी में, फरवरी के बाद मई में, मई की बात होगी। तो फरवरी में मिला मैं। हाँ। तो मैंने कहा मई तक हो जाए। बोले, मैंने कहा बाबा मतलब जल्दी है? हाँ हाँ शीघ्र है, ठीक है बाबा। तो बाबा को बोला मैं कि मई हो गया, जून हो गया भैया, तो कहानी कुछ नहीं निकली, परिणाम कुछ नहीं निकला। तो बाबा के पास फिर भी गया मैं, फिर तब भिलाई में आए थे। तो मैंने कहा बाबा वो अगस्त में आया हूँ। अगस्त में। हाँ। तो मैंने कहा बाबा कुछ बात करनी थी व्यक्तिगत, तुम्हारा बात मुझे पता है, परेशान नहीं हो, शीघ्र है, शुभ है, मेरा आशीर्वाद है। और फिर महीने 1.5 महीने मेरी शादी तय हो गई। अच्छा बढ़िया। भैया बाबा जी के साथ आपका ये जो रहा, ये तो वास्तु के संदर्भ में और भी आप बताते रहोगे अभी। हाँ अभी वो पूरे करता हूँ, नाभि हाँ वाला। पूरा करिए। हाँ नाभि वाला वो तो पूरा नहीं। तो वो वाला पार्ट मेरा वहां पे वो कंप्लीट हुआ कि ये 2 जगह उनसे बिल्कुल डे टू डे रहने वाले लोगों के घर में हुआ। तो मैं मान के चले कि इनके घर में तो इनकी अपनी चेतना तो है ही है, उनका संरक्षण में ही सब कुछ होता होगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो वो एक प्रक्रिया पूरी है, और उसको मैंने बाद में फिर कंटिन्यू किया, तो मुझे बहुत अच्छे वो भी मिले उसके। और चूंकि बाबा ने मुझे कहा था समझना और सुधार परिमार्जन करना, और इसको छोड़ना नहीं है। और योग संयोग से कुछ ऐसा आया भी बीच में, तो मैं छोड़ नहीं पाया इसको। जैसे कई बार, क्योंकि कंसल्टेंसी काम भैया बहुत टफ रहता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपको लगता है कुछ और कर लूं, कुछ ये कर लूं, तो करा भी ना, तो उस वक्त मुझे मतलब उसमें पैर बढ़ ही नहीं पाया, रुकना, वापस ही आना पड़ा मुझे। और ये लगा कि अब ये मेरा मतलब हार्डकोर, मतलब मेरी लाइफ अब इसी से। और एक बार की बात है कि हाँ बाबा के साथ में बैठा था अमरकंटक में, और छोटा सा एक काम शुरू किया था, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा। किन्हीं के साथ मिलके। तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होना था, और वो उसी समय बाबा के पास पहुंचा, फोन, बाबा हमसे बात कर रहे थे, तो फोन आया कि वो मैच्योर नहीं हुआ। तो मैं सुन के और वापस आके बैठा, तो चेहरे में एक्सप्रेशन है बाबा, तो बाबा थे, क्या हुआ? तो मैं बाबा कुछ ऐसा, तो मुस्कुराए, बेटा तेरा दाल रोटी वास्तु से चल जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, दाल रोटी खूब चलेगा, खूब अच्छे से चलेगा, तुम्हारे पास समझने के लिए विद्या, जिंदा रहने के लिए, आजीविका के लिए वास्तु। इतना बोल के छोड़ दिया। तो उस दिन के बाद मैं शनै ना भैया सब चीजें ऑटोमेटिकली मेरी गायब होती चली। मतलब जो था, जो मुश्किल से साल भर में 6 महीने में पूरा सब। ईयर की बात है अगर 2003-4 की बात होगी, विवाह के बाद की बात। हाँ विवाह के बाद की बात है। तभी तो ये एक्स्ट्रा करने का विवाह के बाद ही होती है इच्छा कि कुछ बड़ा करना। नहीं, शुरू मैंने विवाह के जस्ट पहले ही किया था वो, और वो 1.5-2 साल खींचा, और वो मतलब विवाह के विचार से ये सब ख्याल बनते हैं ना। हाँ कि ये करना वो करना, क्योंकि नहीं वैसे उस वक्त मेरी आजीविका लायक बहुत हो जाता था।
और वैसे भी मेरी बहुत लाइबिलिटीज और नहीं थी कि मेरे को हाँ। बहुत पैसा चाहिए। मेरा रुचि भी उस तरीके से नहीं, बहुत पैसा कमाने वाला कभी मेरा कि अब बिल्कुल हाँ कि बिल्कुल अब ये कर लें वो कर लें, नहीं तो मेरी वो नौकरी बुरी नहीं थी। सही बात। हाँ। सही बात। तो भैया उसी बीच में जब मेरी वो नौकरी लगी थी उसके 4-6 महीने बाद मेरे मित्र के माध्यम से मेरा यूएस के लिए भी हो गया। अच्छा। पर वो शायद मेरा मन नहीं था, मैं अपने खुद को अपात्र मानता रहूंगा या फिर मेरे को रुचि नहीं थी उस तरफ यूएस की तरफ। अच्छा। उस वक्त तो भैया बहुत जा रहे थे ना, मतलब हाँ। जो करके सब उधर ही जाते थे। जी जी जी, 90 का दशक तो पूरा 90 से पूरा हाँ 2000 तक का पलायन पे ही दशक पूरा रहा। अमेरिका का ही था। हाँ, ठीक बात है। तो वो ये वाला जो पीरियड था, नाभि वाला पीरियड, फिर उसको सोचता रहा कि ये काम कैसे करते। तो काम करते वो मैं बहुत उसमें फिर वही फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गया। वो ऐसे पॉइंट थे जो मेरे को मतलब मैं बीपी बढ़ना शुरू हो गया मेरा फिर से। तो 2-3-4 महीने बाद फिर करते विचार के साथ बीपी बढ़ता है ऐसा? हाँ खूब। पर इन मामलों में खुश ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो ये मामला में भाई मुझे व्यवहार से पीड़ा है तो मैं बोल दूंगा, सामने खत्म हो जाएगा, या उसको किसी समाज को कर लूंगा। और इसमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई बात ही नहीं कर सकता। सुलझ नहीं रहा है तो बीपी बढ़ता बढ़ता है। समाधानित विचार से बीपी डाउन होता है। बिल्कुल। तो बाबा वो उस तो मैं ना उसमें फिर सोचता तो फिर उसमें मुझे एक सूक्ष्म बात पकड़ में आई कि वो एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है, तो विपरीत जो मतलब जो क्रिया के विपरीत क्रिया को इस थ्योरी को प्रयोग करते हुए उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। क्या बताइए थोड़ा। ऐसा है भैया, उसमें जो प्रक्रिया वो यूं है कि हम एक भवन है, भवन के तल के नीचे एक और तल उन्होंने माना है ना। वो जो नाभि एक स्थान निकालते हैं। अच्छा। नाभि मतलब सेंटर, लगभग वो लगभग सेंटर, हाँ सीजी मान लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो नाभि को डालते हैं। 2.5-3 फीट नीचे गड्ढा खोदते हैं, कंस्ट्रक्शन के 2.5-3 फीट नीचे। अच्छा। और वो एक तल रहता है भैया, एक तल ये रहता है, ऐसे 2 तल हो गए। अब जब मैंने डाला तो उसमें यंत्र डालते हैं, उसमें लकड़ी का एक प्रतीक बनाते हैं जिसमें अष्टकोण, चौकोर और सर्कल ऐसा शिवलिंग जैसा रहता है, उसको ले जाके रखते हैं। लकड़ी का रहता है, स्पेशल लकड़ी का रहता है। फिर उसमें डालते हैं नर्मदा के पत्थर। अच्छा। तो नर्मदा के पत्थर तो हम मिलते नहीं हर जगह, तो हम वो डालते हैं, पेबल्स जो भी मिल जाते हैं उसको भर देते हैं पूरा 2.5-3 फीट पूरा भर के, और फिर ऊपर से बंद कर देते हैं। वो लगभग ये और ये बिल्कुल संपर्क में रहते हैं। अच्छा। है ना। तो ऐसा समझ में आता है कि वो ये तल है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ से, वाइब्रेशन बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे यहाँ से। तो ये जो हम जो रख रहे हैं और पत्थर डालने का जो वो है, वो और प्रतीक चिन्ह और ये सब मिला के कंपन क्रिएट करते हैं, जो लगातार जब ये दबेगा प्रेशर पड़ेगा, छोटा सा इतना सा है और हमारा भवन तो इतना बड़ा है, तो एक तरीके से बिल्कुल सेंटर पे ये हिट करेगा, मतलब इसके वाइब्रेशन हिट करते हैं उसको। अच्छा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वो। तो वहां के जो एटम्स हैं, जो हमारे जो इन्वायरमेंट में और जो वॉल में जो मटेरियल यूज हुआ है, उनकी वो जो है गति है, वो ऊर्ध्व गति के रूप में बनता है। अच्छा। और जो मैंने खुद भी फील किया कि ये आवेशों से, मतलब जैसे हमारे सप्त तलों का जो एक वो है ना, 6 तल जो नीचे के आकाश, ये भूतल के बाद नीचे पाताल, सतल, इस तरीके के 7 तलों का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है ना, शास्त्र में मिलता है। तो ये प्रक्रिया ही आपके 6 तल है और 6 प्रकार के हमारे आवेश हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई नाभि डाले तो अपने मुक्त होगा, पर उनके दबाव से मुक्त रहेगा। अपने खुद में जो चित्त में बने हुए आवेश वो एक अलग मुद्दा है, पर इनके दबाव के फलस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप उससे वो मुक्त करने की, मतलब उसमें देखा भैया आपके इनको प्रतीकात्मक मानते हैं, जैसे 6 तल है तो ये आवेश है और ये कुछ ऊर्ध्व, ये प्रतीकात्मक है या कोई इफेक्ट की तरह? इफेक्ट की तरह मानता है इसको, इफेक्ट की तरह ले रहा हूँ, प्रतीकात्मक। ऐसा चूंकि काफी परंपरागत रूप से काफी स्वीकार किया गया है। ऐसे तल तो लिखे गए हैं, पर क्योंकि ऐसा साइंटिफिक में तो कोई ऐसा तल, साइंटिफिक में आप देखिए ना भैया, लेयर वाइज लेयर, अलग अलग कंस्ट्रक्शन। हाँ, लेयर्स तो है ही ना भाई, कहीं अर्थ, कहीं पृथ्वी है, कहीं पत्थर आ जाएंगे, फिर कुछ और आएगा, लावा आएगा, सब तो अपने अपने तरीके से उसमें विभिन्न प्रकार की एनर्जी लेवल्स तो है ही है। और हर एक के जब वो मटेरियल चेंज हो रहा है तो उसकी वाइब्रेशन भी चेंज हो रहा है। हाँ,
उस आधार पर मैं उसको ऐसा सोचा कि वो एक वो है, तो वो एक जगह मेरे को लगी और मैं उसको प्रयोग करके देखा जगह, तो वाकई में थोड़ा सा परिवर्तन मेरे को महसूस होता है कि जिन घरों में उनको 6 महीने 2 साल बाद रीड करता हूँ कि क्या क्या, तो जैसे पहले से भी जानता रहता हूँ, तो उनको उस प्रक्रिया में, उस जो उनके विचार शैली में मुझे थोड़ा सा अच्छा दबाव मुक्त लगते हैं, या उस प्रक्रिया में जिसमें पहले से लगे हुए थे काफी रुचि के साथ में, उसमें कमी दिखती है वो, जी जिसको हम लोग आवेशात्मक गति कहते हैं। पर ऐसा तो नहीं कहता कि बिल्कुल पूर्ण रूप से, पर वो एक प्रक्रिया मेरे को समझ में आती है। ठीक। और वो करने के बाद भी मुझे है ना मतलब बहुत दिनों तक रखता हूं मैं, फिर कोई निष्कर्ष निकलता है तो कैसे निकल रहा, तो एक संतुष्टि हुई, और उसको मैंने फिर 2-4 अपने कुछ लोगों के साथ शेयर भी किया, तो उनसे भी सहमति के रूप में कुछ आए कि हाँ ये, अब चूंकि उन्होंने सोचा ही नहीं तो वो हो ही सकता बोल सकते हैं, है ना, पर मुझे उसके परिणाम मिल रहे हैं। तो यहाँ तक का मेरा वो एक प्रक्रिया हुआ, पूरा हुआ, तो ये चल ही रहा है। और अब जो एक नई ले, मतलब मेरे पास सामने जो आ रहा है कि अब शब्द ताप और विद्युत, या ध्वनि ताप और विद्युत, इसको लें, और उसमें भी कुछ कुछ कंक्लूजन्स आने लग गए हैं, तो ऐसा लगता है 1 साल 2 साल 3 साल में वो एक, उसको हम शेप दे देंगे। और ये बाबा की प्रेरणा ही थी कि वो यहाँ तक लाके छोड़ गए, लक्ष्य देके चले गए कि देख लो आपको ऐसा तक देखना है, नहीं तो शायद उतला रह जाता, या सामान्य में जो पढ़ा था उसको करते रहते, इम्प्लीमेंट करते रहते बस। बढ़िया भैया, बाबा जी के साथ आपने इस मुद्दों पे तो बहुत चर्चा की जी। मैंने, इसके साथ एक जुड़ा हुआ मुद्दा और उनका परिचय एक और था ना, वो बहुत बड़े वैद्य थे, हाँ, है ना, उस रूप में आपका क्या रहा उनके साथ संयोग? हाँ, चूंकि मुझे तो बाबा के साथ मतलब लगातार काफी लंबा समय मतलब आपने बिताया। इसी कारण भी जुड़ना पड़ा जी कि मेरे 2003 में प्रणब मेरा पुत्र, बेटा जी आए। हाँ बेटा जी थे, तो 4 साल बाद उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुई जी। तो बाबा ने तुरंत बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसका इलाज करेंगे, चूंकि इसकी आयु कम है तो ये स्वस्थ होने की पूरी संभावना है, हम इस पर श्रम करते हैं। और उसके बाद उनके, तो मेरा तो हर 3 महीने में उस तरीके से भी मिलना होता था, बाबा खुद पूछते थे, बताते थे कि ये कर लो ये कर लो, और वो खुद भी कई प्रयोग कर रहे थे, चूंकि वो प्रॉब्लम जेनेटिक की थी, तो उसमें चूंकि वो निर्माण हो चुका है, जो चीज निर्माण हो जाए तो उसका ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। लेकिन बाबा ने कुछ पेशेंट थे, उनको ठीक किया था इसमें, तो एक संभावना लेके चल रहे थे कि इसमें हम लोग निकल जाएंगे। योग संयोग की बात रही कि बाबा, लेकिन 2014 नहीं 2009 साल में, तो 2012 के आसपास दवाई करते करते भी कुछ हमने नए प्रयोग कर लिए, उसमें प्रयोग किए, और उसमें पीहू की हालत बहुत, बेटा जी की हालत बहुत खराब हो गई। अच्छा। और जब बाबा ने देखा तो थोड़ा सा वो नाराज भी हुए, पहली बार उन्होंने गुस्सा करते मैंने देखा, तुम क्या ये करके ले आए, क्या करके ले आए। और फिर मेरे को उन्होंने पहली बार उसकी नाड़ी देखे बगैर उन्होंने बोला तुम घर जाओ, वहीं से भेज दिया उन्होंने। उसकी आयु के आसपास उसको एकदम अचानक से हमने कुछ प्रयोग किए, हाँ। और वो उसके बाद तुरंत डेटोरिएट हुआ। उसके पहले बल्कि 4-5 साल जो हमने मेहनत करी थी, बाबा ने लगभग 4 वर्ष की आयु में उसको दवाइयां शुरू कर दी थी। हाँ। और दवाइयां शुरू करने के समय तो उसकी स्थिति थोड़ी बिगड़ रही थी, चल फिर रहा था वो, पर उसको मतलब बॉडी में दिखने लग गया था कि हाँ ये वीक, मतलब मसल्स इसकी वीक हो रही है। हाँ। फिर बाबा ने कुछ ही दिन बाद एक नया दवाई दी, उससे उस वक्त उसका है ना थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बातचीत बहुत करता, मतलब बातचीत में कम करता है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट भैया। तो बाबा जी ने उसका ऐसा लगता था कुछ कम्युनिकेशन उसका गड़बड़ हो रहा है। अच्छा। कम्युनिकेशन मतलब थोड़ा सा एनर्जी वाइज कम, मतलब बाकी बोलने वोलने में तो फिट था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर फिर बाबा जी ने एक दवाई दी, और मुझे याद है कि वो उसको लगातार 10 दिन लूज मोशंस हुए, और इतना स्मेल कि मतलब बता नहीं सकते। अच्छा। तब बाबा ने बताया कि पूरा पॉइजन इसका शरीर का बाहर निकल रहा है जी। तो वो उसको मतलब लूज मोशंस हुए, उसमें इतनी स्मेल थी, पर उसके बाद में देखा कि वाकई में उसकी चैतन्यता बढ़ने लगी। अच्छा। इमीडिएट
बाबा बोले निश्चिंत हो गए, बोले ठीक है, इस पर ये काम कर गई है, इसका ब्रेन में आ गया था जहर, बहुत दिक्कत कर रहा था, अब संभावना अच्छी हो गई हमारे पास। हाँ, बाबा डे टू डे में मतलब हर 3 महीने में बकायदा उसके सिम्टम्स को नोट करते थे, करवाते जैसे करते हैं ज्यादा, हाँ, हाँ, और उसमें आशा अनुरूप नहीं वो भी मेंशन करते थे। अच्छा, हाँ, वो अच्छा। पूरा उन्होंने वो किया, ये चलता रहा। वो फिर मेरा जो प्रयोग था उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आई, तब बाबा ने मेरे को पहली बार बोला कि तुम जाओ, मुझे से मैंने बताया कि जाओ तुम घर जाओ। मैं चला गया, मैं 2 दिन तक मैं भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, मतलब पहली बार उनको चेहरे पे मैंने वो देखा, हल्का सा क्रोध नहीं है, ये क्या कर रहा है। फिर मेरी तरफ देखे, इसकी तरफ देखे, उसकी तरफ देखे, बोले तो इसको ले जाओ, बोले इसको ले जाओ, नाड़ी भी नहीं देखी। अच्छा, तो मैं सोचा कि कहीं ज्यादा नाराज तो नहीं हो गया, मतलब नाराज बाबा उस तरीके से होते हुए तो पता ही था, पर क्या कैसे जाऊं। फिर 2 दिन बाद मैं गया, फिर लेके गया, क्योंकि दवाइयां लेनी ही थी, दवाई दी नहीं थी। छुट्टी आए हुए थे बाबा जी? नहीं, वहां आते थे मिश्रा जी के यहाँ। हम लोगों के लिए एक बड़ा सौभाग्य मेरे लिए ये रहा भैया कि बाबा जब मतलब 2000 मेरे ख्याल से 14 तक आते रहे वहां। हाँ, हाँ, 13-14 तक आए भैया। स्ट्रोक के बाद भी जाते रहे, फिर सब ये तय हुआ कि स्ट्रोक के बाद अब ठीक नहीं है इतनी यात्रा, तो हम छोटी में किया था। हाँ। तो 3 महीने में वहां आते थे भैया 10 दिन के लिए। तो सवेरे शाम जब मन होता था बाबा से हम लोग बैठ के कुछ चर्चा कर ही लेते थे। तो उन्होंने फिर मेरे को फिर उसके बाद अगले दिन बुलाए, और फिर उसके बाद उसकी नाड़ी देखी, बोले देखो इसकी जीने की इच्छा है, शरीर तो स्थिति विपरीत है, पर इसकी जीने की इच्छा है, मेरे पास अभी दवाई करने के लिए एक आधार है, और वहीं से शुरू करते हैं। मतलब वो जीवन की गति को देख के फिर उन्होंने अपना उनका शुरू किया, फिर रिकवर किया वो, और ठीक रहा फिर तब। लेकिन उसका चलना फिरना उसके बाद नहीं हो पाया उसका। 9 साल के बाद फिर वो चला फिरा कम, धीमे धीमे बैठ गया, फिर धीमे धीमे चला। तो पर बाबा मुझे हमेशा एक आश्वासन देते रहे कि इसको ये ठीक हो जाएगा। और एक आश्चर्यजनक चीज उनके दवाई के बाद ये हुई कि बेटा जी की प्रतिभा है ना, मतलब वो जो आत्मविश्वास, मतलब जैसे मनोबल, वो एक ठीक ठाक लेवल पे आ गया। और वो मतलब उसकी उदासी वाला भाग या जो भाग था बिल्कुल रहता ही नहीं था उसको। और मेरे तो सुरेंद्र भैया मिले ही हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता उदासी जैसी कोई चीज थी। जब मैं मिला तब तक तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तब तक और मुखर होके आ गया था, और उदासी नहीं थी। और उसने जितना भी, मैं घटना तो ठीक है जो भी थी वो एक अलग बात है, और नहीं रहे 2021 में हाँ, हमारी गोष्ठी में बैठे 2-4 मिनट मेरे को याद है। मनन गोष्ठी में 1-2 बार आए थे, वो सवाल पूछा था उन्होंने। हाँ, सवाल भी पूछा। उनकी इच्छा होती जब मेरी चर्चा होती थी कि मनन गोष्ठी में मुझे शामिल होना है। तो हमारे अशोक भैया रायपुर मनन गोष्ठी को चला रहे थे, तो उसमें उन्होंने ज्वाइन करके एक क्वेश्चन पूछे। लॉकडाउन के समय पे है ये। चैतन्य पक्ष शरीर की हालत जैसे, एक्चुअली मैंने तो बताया ना, मुझे तो उनको देख के लगा कि शरीर और जीवन 2 अलग है। एक तो स्टीफन हॉकिंग को देख के लगता था, और दूसरा हैप्पी बेटा को देख के लगता था। और उस गोष्ठियों के बाद भैया ने फिर उसके पास आके बात करते, क्योंकि उनको पता चल गया ना। नहीं, गोष्ठियों के पहले भैया आ रहे थे, पहले भी आते थे भैया का ना फिक्स था। संडे का कराए थे आप उसके साथ, एक निश्चित अध्ययन शुरू कराए थे ना। वही संडे को होता था। अच्छा। तभी से उसको मनन गोष्ठी की प्रेरणा। अच्छा, जब उनको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन गई। हाँ, बहुत अच्छा लगता था मुझे। ठीक, बढ़िया। और सुरेंद्र भैया का बड़ा उसमें वो रहा कि भैया वो लास्ट के 2 साल ना, 1.5-2 साल लगभग, और बाकायदा वो ऐसा भी नहीं भैया कि आप लिख के जा रहे हैं और उसको देखे ना, एक आध बार कहीं भैया पापा कॉपी दे दो जरा, अंकल वाली कॉपी दो, तो अंकल वाली कॉपी देख के वो पलटेगा, मतलब देख लेगा थोड़ा सा क्या क्या कुछ, और कुछ अपना सोचेगा। वैसा बहुत वो नहीं था, पर वो अपने परसेप्शंस तैयार करते जा रहे, निष्कर्ष उसके तैयार होते जा रहे। और वो बाबा के उसमें पूरा, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि आयुर्वेद अपनी जो भूमिका थी वो तो थी ही, बाबा का जो भी मोटिवेशन था उसको, और उसका विश्वास था उस पर, वो उसके मनोबल को बहुत ऊंचा रखा हुआ था। मतलब सामान्य क्रम में मैं उसकी ऊर्जा को देख पाता था, देख रहा था, वो मुझे कहीं स्वस्थ व्यक्ति से कम नहीं लगती थी। उसके मनोबल की स्थिति, उसके चित्तबल की स्थिति, और अपना वो अध्ययन भी और सीखने की प्रक्रिया और जिज्ञासा, उसको लगता ही नहीं था कि मेरे साथ कब को कुछ ऐसा होगा। आशा में रहता भी नहीं आदमी ऐसा। तो वो प्रक्रिया रही, और बाबा ने
आयुर्वेद वाले भाग को तो मतलब अपने अपने तरीके से समय समय पर दवाइयों को चेंज करने का पूरा तो अपने तरीके से करते थे बाबा, प्रयोग किए हैं उसमें और वहां तक भी आ गया। तो वो मुझे लगता है कि वो क्षण था शायद जिसमें लग रहा था कि ये जा सकता था, जब हमने प्रयोग किया था 9 वर्ष की आयु में, जब इसका एक जो डाउनफॉल हुआ। और तो उस वक्त तो मुझे लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से ही वो बाकी का और जीवन, मतलब 11 वर्ष और 9 वर्ष 9 वर्ष और 9.5 वर्ष और। ठीक, बढ़िया। तो आप कुछ और घटनाएं संस्मरण आपके पास हैं बाबा जी के लेकर, आप बता रहे थे हाँ, कुछ? बहुत सारे संस्मरण है बाबा हाँ। के साथ। बाबा एक बार जैसे वास्तु में मेरी गति कब से हुई, तो बाबा का मकान कब बन रहा था भैया, याद है कुछ? ये 2008-9 में, बस 9 में जाके वहाँ पे शिफ्ट हुए। नहीं, उसके पहले बन कब रहा था? तो 2006-7 से बन रहा होगा। 7-8 मान लीजिए, मोटा मोटा 2-3 साल तो लगे थे। हाँ, 3 साल हाँ, लगते। 2006 से बन रहा था तब मकान, मतलब छत वत ढल रही थी। हाँ, तो एक बार बाबा, मैं मिश्रा जी के यहाँ जाते ही था मिलने, तो बाबा बुलाए, इधर आओ। मैं कहा जी बाबा, तुम जाके जरा मकान देख के आओ हमारा। तो अब मैं बड़ा बोले, मैं कहा बाबा वास्तु कैसा करेंगे? वास्तु, मैंने कहा वास्तु के लिए? बोले और क्या, तो जाके देख के आओ कैसा वास्तु है उसका, कुछ हमको बताओ। तो मैं बोला ठीक है। बोले अच्छा। मैं कहा ठीक है बाबा, आता हूँ। कब आओगे? मैं कहा बाबा जब बोले आप, या तो मेरे साथ चलो या फिर जब आओ तो उसका तिथि बताओ मेरे को। उनका बड़ा फिक्स था ना, वो ज्यादा गोलमोल नहीं करते थे। इंडेफिनिट नहीं छोड़ते थे। नहीं, इस पार या उस पार। तो मैंने कहा बाबा मेरे को, मैं कहा ठीक है बाबा, मैं इस तारीख को पहुंच जाऊँ। बोले ठीक है आ जाओ। तो पहुंचा मैं, बोले जाओ देखा। बोले कॉपी में लिख दो। लिख दिया। अच्छा, मैं साधु से बात करूंगा, और वो पुरानी जी इंजीनियर थे। तो बोले उनसे बात करूंगा, जो इसमें संभव हो सकेगा कर ले। ठीक है। लेकिन है ना, वो हुआ है, उस घटना के बाद मेरे को याद है कि जैसे मेरा जो सोचने का जो तरीका था बिल्कुल अलग हुआ। अच्छा, आश्चर्यजनक रूप से अलग हुआ। मैं जिसको सोचता बस था, मेरे को शब्द नहीं मिलते थे। जैसे एक मेरे साथ दिक्कत रही कि बहुत सारी मतलब एजम्पशन, मतलब बहुत सारे भास आवाज बोलो जैसे किसी उसके बहुत, पर मेरे शब्द नहीं मिलते थे बोलने के लिए। महसूस कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ऊर्जा वाला, प्राण वाला भाग बहुत ज्यादा पहले काम किया हुआ था, तो उस पर पकड़ में आता था कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ऊर्जाओं के रूप में मेरे को देखने का वास्तु को मन था। तो मैं ऐसा और उसके घटना के 3-4 महीने की बात है, मैं दिल्ली बहुत जाता था वास्तु में। एक बार घूम रहा था कनॉट प्लेस में घूम रहा था, और एक मेरे को चूंकि वैदिक परंपरा की किताबें तो थी, और मार्केट में भी जो आई थी उसमें कोई बहुत सूक्ष्मता नहीं थी। एक ऐसी दुकान दिख गई मेरे को, और मैं घुसा और वो किताब को ऐसे पलटा, खड़े खड़े 10 प्लेट पलट दिया, और उसको लिया और चलाया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो सुनना चाह रहा था, जो मैं सोचता था, उसके बहुत करीब खड़ा हूं। वो किताब मिली, वहां से मेरी भाई वास्तु को लेके बिल्कुल वो ही। और बहुत सारी चीजें बाबा जो मुझे कहते थे, बाद में बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने मुझे दिक् शुद्धि का सिद्धांत बोला कि इसको जरूर फॉलो करना। अच्छा, दिक् शुद्धि कहा उन्होंने कि ये एक बहुत बड़ा क्या होता है भैया? दिक् शुद्धि मतलब भैया हमारा जो भी मकान बनाए, हम ईस्ट नॉर्थ को पैरेलल वो अलाइन करके बनाए। अच्छा, टेढ़ा जो मकान बनाते हैं, मतलब दिशा से, दिक् से मतलब दिशा शुद्धि। बोले ये हमारा पुरातन वो है, बहुत अच्छा है, इसको रखना चाहिए। अच्छा, रोगों से मुक्ति मिलती, रोगों में थोड़ा सा आराम रहता है। और कुछ नियम और बताए उन्होंने, दिक् शुद्धि का बताया उन्होंने। तत्व संतुलन के लिए कहा कि तत्व संतुलन तुमको ध्यान देना चाहिए, ये एक अच्छा विज्ञान, अच्छा तरीका है तत्व संतुलन के लिए उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा मैं यूनिवर्सली, बोले यूनिवर्स में कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करो, तुमको इसके परिणाम मिलेंगे। अच्छा। और मैंने इसको अभी यूएस गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ 8-10 मकान का, तो उसको मैंने इसी बेस पे काम करा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कोई क्लाइमेट का इन्फॉर्मेशन नहीं, थोड़ा बहुत जो पढ़ा नहीं किया, तो मेरे को लगा नहीं उससे ऊपर में है ये, और उसको करके देखा, और उसके ठीक ठाक एक सूचनाएं हैं मेरे पास कि हाँ। तो ये वाला बाबा ने मुझे कहा। तो वो जो किताब थी वो मुझे फिर उस आदमी से मिला जिनकी किताब थी, वो मुझे काफी हद तक है ना करीब लगे। अब वो चूंकि मन चित्त वृत्ति तक की सूचनाएं तो लगभग है ही भैया, है ना। इसके ऊपर का जो बाबा ने व्यापक को जिस तरीके से फैला के सजाया है ना, और वहां जब आदमी को फिट करते हैं पूरी प्रकृति को, तो बिल्कुल अलग डायमेंशन आता है।
उस वाली सूचनाएं नहीं मिलती। फिर वो आके बिल्कुल, और जो भी इस तरीके की विद्याओं में है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे वो प्राणिक वाला पार्ट हो, चाहे हीलिंग वाला पार्ट हो, वो उसको श्रेष्ठतम मानता, उसके अलावा सोच पाने की स्थिति नहीं बनती। तो फिर वहीं पर गाड़ी रुक जाती, फिर आपको ही निकालना है जो कुछ है। जी। तो ये वाला एक वो वाला घटना मेरे को याद है, उस घटना के बाद ही है वो, और मेरी सोचने की शक्ति भी बढ़ी। अच्छा। हाँ, और उस तरीके से मेरा उसमें गहराई बढ़ी। तो बाबा जी के घर में आपने कुछ सुझाव दिए, उन्होंने लिख लिया। अब वो कैसे हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे ठीक, बिल्कुल, पर आपको क्योंकि उस फील्ड के हैं, हाँ, उस बात का सम्मान करते हुए आपको बुलाए, देखिए, और आपने जो सुझाव दिए उनको स्वीकार भैया सम्मान नहीं था वो, मेरे पे कृपा थी, वो दया थी उनकी। ठीक। कहाँ मेरा कोई सम्मान, मतलब वो जगह ही नहीं था। हाँ, सम्मान इस बात का सब मान, मतलब वो मेरे को जानते थे कि दया कृपा लायक है, कर दो। हाँ, ठीक बात है उनका, इसमें कहाँ आकेंगे भैया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भैया, तो बाबा जी के साथ एक्सीडेंट वाला एक्सीडेंट। हाँ, वो भी। हाँ, एक्सीडेंट वाला बताता हूँ। जो हाँ। मेरा है ना, जैसे बाबा को छोड़ने जा रहा था मैं अमरकंटक, तो चूंकि पीहू भी परेशान, ये लोग सब परेशान, मेरे को है। कौन सी एक की बात? यार याद नहीं है भैया मुझे। कोई बात नहीं, आपकी कहानी से प्लेस हो जाए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, याद नहीं है भैया, पर ये बात होगी 2004 2006 शादी के बाद। हाँ, शादी के तो बहुत 8-9 के आसपास की बात है। प्रणव बेटा थे, पीहू था, प्रणव 7 से 8 की बात। तो मैं ना, मैं मम्मी भी थी, सब लोग घर में थे, तो हम लोग छोड़ने आते थे, बाबा जब आते थे ना, तो कोई ना कोई जाता था। मैंने कहा इस बार मैं जाऊंगा। बोले ठीक है, बाबा से बोला, बोले ठीक है, तो कल सवेरे आ जाना समय पर। मैंने कहा ठीक है बाबा। अच्छा देखिए भैया, इतना बड़ा आदमी, मतलब, तो थोड़ा सा मम्मी का बहुत मन नहीं था कि तुम जाओ। पीयू था थोड़ा सा, अब जबकि मेरे को लगता था बाबा के साथ मुझे जाना है, ऐसा मन लग रहा था। तो मेरी चर्चाएं रहती थी ये सब छोटी छोटी, तो वहां हो जाती थी। तो बाबा ठीक है, मेरा मन था कुल मिला के। मैं लेट हो गया। 8 बजे निकलते थे बाबा, फिक्स था उनका 8 बजे। याद हो रही आपको? तो मैं पहुंचा लगभग 8:30 पौने 9 पे। जैसे ही पहुंचा तो बाबा बोले अच्छा वेट किए, सब गाड़ियां तैयार, बोले वो आ रहे जाएंगे। आने के बाद जैसे पहुंचा, बोले बहुत हिम्मत जुटाए, चलो बैठो। चलो चल दिए, हम लोग पहुंचे, छोड़े, 2 दिन रुके। जब वापस आ रहे थे, तो वापस आते में क्या हुआ, जब खाली हो गई सब गाड़ियां, तो एक गाड़ी अंजनी भैया की बची, एक मेरी बची। तो पहले तो मैं निकला आगे, और नहीं, पहले अंजनी भैया निकले और मैं अकेला था। तो मैं अपनी गाड़ी दबाया और उनसे आगे निकल आया। तो केवची वाला नहीं भैया, केवची वाला जो पहाड़ वहां से वो, अरे मतलब पहाड़ी वाले एरिया में, वहीं पर आके, नहीं केवची पे आके मैं उनको ओवरटेक किया। और भैया से बोला आप वो नाके पे, याद हो पोस्ट पे एंट्री कराते थे, तो मैंने कहा भैया आप कर देना, मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है मैं कर दूं, तू जा। मैं निकला और मुश्किल से 10 किलोमीटर बाद एक ट्रक से हेड कोलिजन हो गया। अच्छा। और मेरी छोटी सी गाड़ी थी मारुति भैया, और जाके टकरा गई। स्पीड बहुत नहीं रही थी, पर 30-40 फिर भी रही होगी, इतना कम तो रहती नहीं है 40 में। और वो ट्रक भी नीचे आ रहा था, मैं टकराया और मैं उछल के पता नहीं किस तरीके से दूसरी सीट में गिर गया जाके। उछला हूँ, इधर गिर गया और मेरे यहाँ पे लगा चोट। और मैं थोड़ी देर बाद, मतलब मुझे तो याद भी नहीं, मैं टकराते वक्त देखा, जब टकरा रहा था ये सोचा कि आज खत्म। तो मैंने सबको याद, मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में याद किया, और गुरुदेव को याद करने का अभ्यास था, तो उनको याद किया। और वो, और जैसे ही वो हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद आवाज आ रही, डप्पू भैया, मीना भाभी चिल्ला रही, डप्पू भैया। अरे मैंने कहा, मैं तो फिर याद आया कि अरे मैं तो टकरा रहा था, याद आया वो। फिर मैंने कहा चलो, मतलब उस बीच में, लेकिन ऐसा लगा जैसे सो रहा हूं भैया, सपने जैसा। और ये रहा होगा 5-7 मिनट का, 4 मिनट का, जो भी रहा हो। तो उन्होंने निकाला, फिर मेरे को गाड़ी में बिठाए, फिर मेरा सिर भयंकर घूम रहा था, वॉमिट जैसा लग रहा था। भाभी उठाए, फिर वो बड़े मीना भाभी, मतलब बड़े एकदम चिंतित और बड़ा महामृत्युंजय जप करते हुए मुझे लेके आए यहाँ तक, कोटा तक, करगी रोड कोटा भैया, कोटा पड़ता था रास्ते में, याद हो? वहां से बाबा को फोन किया उन्होंने, बोले अच्छा ठीक है, बोले उसको लेके जाओ। और राम को साधन भैया का फोन आया कि बाबा ने बोला राम को फोन, बोले मिलेंगे आपको। उतने में राम भैया का भी फोन आया, क्या हो गया क्या नहीं, सब वो कहानी तब तक। बोले उसको बोलना कुछ नहीं होगा, बस बाबा ने बोला। आया भैया, एक्सरे कराया राम भैया ने, तो एक हड्डी निकली टूटी, रिब्स भैया। फिर पता नहीं क्या हुआ, राम भैया निकले बाहर, बोले यार मेरे को पता नहीं, फिर कराऊंगा मैं।
10 मिनट बाद फिर उठा के ले गए मेरे को दूसरे वहां पे एक्सरे में। तो उनका हो तो गया, अब क्या करना है? बोले नहीं दूसरी जगह चलना है। गए भैया वहां जाके तो वो भी हड्डी जुड़ी मिली। अरे ये मैं सही घटना है। गलत एक्सरे आ गया होगा पहले। अब वो अब कैसे, तभी राम भैया को लगा होगा ना। नहीं अब गलत लगा सही लगा वो भगवान जाने। मतलब ये मतलब वो ये वाली ये घटना, बाकी तो इंटरप्रिटेशन कॉज एंड इफेक्ट की बात है, पर बढ़िया। हाँ। फिर उसके बाद आ गए भैया, फिर आ गया, फिर मैं 10-15 दिन में रिकवर कर गया। ठीक है, बाकी टूटा टाटा कुछ था नहीं ज्यादा, वो पूरा हड्डी पंजर हिले थे तो टाइम लगता है जो। तो वो सब तो वहां से निर्देश आ गए, ये कर लो, हल्दी खा लो, दूध खा लो, सब निपट गया, पूरा हो गया। उसके बाद में भैया एक दिन बाबा को लेके जा रहा था, तो मैं डर गया थोड़ा, डर स्पीड में गाड़ी चलाता था मैं अक्सर। तो ऐसा देखे 2 बार, फिर इशारा करते थे ना, आप बोलते कम थे, ऐसे ऐसे इशारा करे, थोड़ा सा बढ़ाऊं फिर धीमे कर दूं। तो बोले क्यों धीमे क्यों चलाते हो? तो मैं बाबा थोड़ा सा, बोले डर लगता है। तो मैं मुस्कुरा दिया, चलो चला और चलाओ 80 100। बोले अब ठीक है, बोले अब चलो, मैं बैठा हूं ना, चलो अब ऐसे ही चलना, कुछ नहीं होगा तुमको। ये बिल्कुल, मैं बोला जल्दी सब ऐसे बुजुर्ग होते ना, एक बार भुगत चुके ढीमे तो चलो। वो उल्टा बोले चलो कुछ डरना नहीं, मैं बैठा हूं ना, चलो। डर निकालने का हाँ निकाल दिया उन्होंने, उसके बाद वापस नॉर्मल हो गया। सुई क्या दिखा रही है पूछा करते थे सब। हाँ। बहुत लोगों से है ना, साथ में जिनके साथ चलते थे, क्या दिखा रही है? 80 और बड़ा और बड़ा पंडित बिठा के पैसा, और कहाँ चलवाए? दुर्ग से रायपुर वाली रोड में चलवाया 80-100 पे, चला। फिर छोटी वाले में चलाते चला, और बड़ा ऐसा। बोले अब ठीक है। बहुत बढ़िया। और कोई संस्मरण ध्यान में आ रहा हो? नहीं अब लगभग ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ। तो जैसे आपका बहुत समय बाबा जी के साथ बीता है ना, व्यवहार अपने साथ भी, आपके साथ भी हुआ है, और क्योंकि साथ में रहे तो औरों के साथ भी होते हुए देखा होगा। तो बाबा जी के व्यवहार में न्याय का जो पक्ष है उसको आपने कैसे देखा? न्याय को समझना तो थोड़ा सा भैया अभी मेरे लिए, नहीं, जो भी जिसको भी आप न्याय मानते हैं। जो भी व्यवहार में बाबा के साथ है ना, मैंने एक चीज बहुत मतलब देखी कि जैसे सबके साथ लगभग एक जैसा व्यवहार ही रहता था जी, मतलब उसमें। और जब जिसको जरूरत लगी वैसा उन्होंने ऊपर नीचे भी किया। जैसे मैंने खुद, मुझे डांट खाते मतलब बहुत अच्छे से कड़े शब्दों में, मतलब इतने कड़े शब्दों में, वो शब्द मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते भी। अच्छा। है ना। पर लेकिन वो डांट खाने के बाद मेरी द्रुत गति, मतलब खराब, वो घंटे 2 घंटे लगा, लेकिन मेरे को लगा जैसे अंदर में कुछ चीज उतर गई। तो ऐसा लगता था 2-4 और बोल रहे हैं, भाई बिना मेहनत के मिल रहा है। अपग्रेड हो रहा था, अपग्रेड हो रहा बिना उसके, है ना। तो ये वाला भाग का, और बाबा बिल्कुल एक एक व्यक्ति का जैसे ना, उनको मनस्थिति का पता होता ही था। जैसे शायद मुझे ख्याल नहीं, हम लोग दबाव में इतना रहते थे। तो एक दिन पूजा को बुला के पूछे, ऐसी कुछ बात की। फिर 7 दिन बाद जब हम गए तो उन्होंने पूछा क्यों तुम्हारी खींच खत्म हुई? अच्छा। इसका मुझे भास नहीं था। अच्छा। तो इसने बताया हाँ मेरी खींच खत्म हुई 7 दिन बाद। अब वो क्या प्रक्रिया थी, कैसा था, वो तो बाबा ही जाने। और समय के प्रति, और लगातार देखो भैया, तो मैं आज बोलता हूँ कि मैं जिस मान्यताओं के साथ में वास्तु अध्ययन शुरू किया, जीवन शुरू किया, है ना, योग संयोग से मैं यहाँ पर आया। ठीक है। बीच में ये बात अलग है कि मेरी पूर्ण रुचि मतलब उस तरीके से नहीं कि मैं इसके कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में या उस तरीके से लग पाया, पर वो धीमे धीमे, मतलब मेरे को याद है कि भैया मैं गया हूं और मेरे पास कुछ भी सूचनाएं नहीं है विद्या की, मैं बहुत गंभीर भी नहीं हूं। मेरे को रात में 10:30 बजे बिठा के, वो एक दिन याद है कि अकेले बोले बैठो, वो पूरे मानव के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। अच्छा। है ना। वो आज मुझे कितना मतलब वो भावुक करता है वो घटना, है ना। और कि मेरे को मतलब इतना बड़ा आदमी और इतनी सहजता से, तो या जैसे हम अभी मेरे पास कोई नया लड़का आता है स्टूडेंट, तो या कोई आता है वास्तु पूछने के लिए, मैं उससे 2 मिनट पूछता हूँ, उसके बाद करना कि नहीं करना इसको भी डिसाइड कर लेता हूँ, है ना।
हम तो उनके किसी भी पासंग नहीं थे। आप 97 वाली घटना को बता रहे हैं, जो जब अंजनी बेगे के घर पे शिविर चल रहा है। नहीं भैया, मैं बात की बात बता, अच्छा, उसके बाद की बात है ये। ऐसे सूचनाएं तो थी भैया, हाँ। शिविर कर चुके थे, पर अच्छा। अब हमारी भी तो जिज्ञासा उस लेवल पे जानी चाहिए ना। हाँ। उसके बाद वो पूरा स्पष्ट करते जा रहे हैं, और देखिए उन्होंने ये भी समझ गए कि निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगा, तो उन्होंने मेरे आज के लिए, उतने साल पहले, आज मेरे जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है ना। मतलब अगर मैं सोचूं मैं क्या चाहता हूँ, तो एक शब्द आएगा, जागृति चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ वास्तु में, और शोध करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई और है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। वो खड़ा करके देगा मेरे को। तो मुझ जैसे व्यक्ति को बिल्कुल निकृष्ट ऐसा मानू ना मानू, निकृष्ट मान लीजिए, पर इसी स्थिति तो नहीं थी कि बाबा के मतलब हम उनके करीब भी जा सके, पर उन्होंने मुझे यहां पर दे दिया, मेरे लिए पूरा तय कर गए। एक बार की और घटना बताता हूँ, मैं हर साल करता ही था, अभी भी करता रहता हूँ। तो एक बार अनुष्ठान कर रहा था गायत्री का, उस समय पता नहीं, ये बात है 2010 वर्ष के आसपास की बात होगी। तो मैंने ये घटना के पहले एक घटना और बताता हूँ। एक बार बाबा से मैं फ्रस्ट्रेट होके पहुंच गया। अच्छा। मैंने कहा बाबा, वास्तु इतना पढ़ता हूँ, मतलब इतना सोचता हूँ, मेरे को तृप्ति भी नहीं होती उसको। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि ये मतलब कहीं ना कहीं इस पर मेरा अधिकार है या मैं ऐसा हूँ। तो बाबा मेरे को कोई मंत्र दे दीजिए, आप जो बोलेंगे वो करूंगा, जंगल जाके रह जाऊंगा, साधना विधि बता दीजिए, कुछ बता दीजिए बाबा, ऐसे पैर पकड़ के बोला था। मेरे को इतना क्रोध है, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे को सच्चाइयां बिल्कुल मेरी हूं देखी हुई। जैसे बोले कैसे, जैसे तो मैंने कहा कि बाबा जैसे चुंबकीयता बहता हुआ दिखे, वो कहाँ स्पर्श करता है, कैसे स्पर्श करता है, उसका क्या प्रभाव आता दिखे, प्रकाश आता है तो उसके हमारे चित्त पूरी उस तरीके से कि मानव पे किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा, मुझे ऐसा दिखे, और इसकी क्या विधि हो सकती है, इसका कैसे मैं दृष्टा बन सकता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, ठीक है। बड़े उससे बोले मैं तुमको विचार करके बताऊंगा। अच्छा, मैं बोल के चला गया। उस वक्त भाव बड़ा बोल गया भैया, अकेले थे बाबा से, अकेले में इस तरह की बात हो पाती थी। तो फिर 3 दिन बाद है ना, वही मिश्रा जी क्या बोले, जनरली पैर दबा, बोले सेवा का काल है, सेवा बोलते थे ना भैया, सेवा चलो। तो बाबा का पैर दबा रहा हूं, बोले कि मैंने तुम्हारे बारे में विचार किया और तुमको अध्ययन विधि से ही पूरा होगा, है ना। उसमें मैं सोचा था, हर तरीके से सोचा, तुमको अध्ययन विधि से ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने वही कंक्लूड करके दे दिया। ठीक है भैया, मेरे लिए मतलब एक राहत की जगह हो गई कि मैं जो विचरना था वो खत्म हो गया। एक बार की और बात है कि मैं ना वो साधना कर रहा था, और उस वक्त है ना भैया, ब्रेन में जैसे सर्किट जैसा कट 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 बोलना शुरू हो गया। अच्छा। और मतलब मैं विचलित हो गया उसमें बहुत, और मेरे को अत्यंत मतलब, और अपनी दुविधाएं दिखने लग गई पूरी। तो मैं कुछ नहीं किया, खत्म किया किसी तरह। उसी दिन नवरात्रि में खत्म किया, और उसी दिन गाड़ी उठाया और पहुंच गया बाबा के पास। अच्छा। और बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा मैं बहुत स्थिति बताया, ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा ठीक है, सुनते रहे। फिर मैंने कहा, चुप हो गए। फिर मैंने कहा बाबा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा। जैसे आज भी मेरा साधनाओं के प्रति बहुत गहरा आकर्षण है। हाँ। और समय समय पर मैं अपना तरीके से कुछ कुछ करने का कोशिश करता हूँ। और साधना मतलब ऐसे है सच कुछ है नहीं भैया, मंत्रों के जप है, एक नियम पद्धति है, परंपरा है, उसको फॉलो करना उतना ही सा है। तो वो तो उसको मैं फिर, तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आप बता दीजिए मेरे को। बोले अच्छा ठीक है। बोले देखो, साधना से प्राप्त करना है, अध्ययन से मतलब जो भी प्राप्त करना है तुमको वो उपलब्ध है। साधना मतलब जो प्राप्त करना है वो मैंने लिख दिया है, बता दिया, और मैं अभी हूं। पूछना चाहो पूछ सकते हो, वो रास्ता बना हुआ रखा है। साधना में हाथ पैर मारोगे, प्राप्त होगा नहीं प्राप्त होगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना। और वो जो विधि है उसके लिए मैं तुमको पूरा मैं जो पूछोगे बताऊंगा, सहयोग करूंगा। तुमको खुद निर्णय करना इनमें दोनों में कि क्या करना है, ये मेरे को सोच के बता देना। बस इतनी सी बात।
तो आप उसके बाद गए कि क्या सोच नहीं, मेरा निर्णय नहीं हो पाया था, पर धीमे धीमे शनै शनै भैया वो खुद ही हो गया। मतलब वो मैं चूंकि मेरे को बहुत, मैंने बताया ना, बहुत गहरा आकर्षण रहा, मेरे बहुत अनुभूतियां रही। लंबी यात्रा थी आपकी उसमें। हाँ, और लगातार भैया ना कुछ ना, तो उस वक्त भैया कुछ ऐसा चला भी उस, मतलब अब जो हम अब यहाँ शेयर कर देता हूँ उसको। जैसे गुरुदेव है पंडित श्री राम शर्माचार्य, उन्होंने लिखा कि मैंने 5 साल के लिए सभी परंपराओं के ऋषियों से निवेदन किया है कि कृपया करके वातावरण कुछ दिनों के लिए मेरे हवाले कर दे, है ना। तो वातावरण में जैसे हर गुरु अपने कंपन प्रेरणा देते हैं, जीवन प्रेरणा देते होंगे, तो उन्होंने कहा सब आप रोक दीजिए, केवल मुझे देने दीजिए। ये निवेदन किया और सबने अनुमति प्रदान करी है। कहा कि हिमालय के सिद्ध जो ऋषि हैं, है ना, उन्होंने ऐसा कर, तो उस वक्त ना भैया वाकई में थोड़े से में भी बहुत अद्भुत परिणाम थे। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, हजारों लोग हैं जिनको उस तरीके का, मतलब मैं ऐसा, मेरे मानना है कि मेरा ये सौभाग्य समझू कि भारतीय आर्ष साधना परंपरा की, है ना, अकाट्य प्रमाण पंडित श्री राम शर्माचार्य, उनसे मेरा एक वो रहा, है ना, प्रेम, उनके साथ वो रहा और संपर्क रहा। और बाद में ज्ञान परंपरा के तो जो अभी दर्शन है, वो हम मान ही रहे हैं कि वो श्रेष्ठतम है, और वो उसके लिए नागराज बाबा। तो 2 व्यक्तियों का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। अब जाके लेकिन थोड़ा सा कंक्लूड होने लगा है, और इन दिनों कुछ ज्यादा मैं अपने आप को, पिछले 1 सालों में 2 सालों में, फिर बेटा जी 2021 में चले गए, तब तक मेरा का यात्रा में थोड़ा सा दबाव बहुत रहा। एक प्रोफेशनली इच्छाएं, सामान्य इच्छाएं, फिर इसके बाद बेटा जी का हमारा, उसको एक जिम्मेदारी थी ही वो, और उसमें हम लोग काफी समय मतलब जी सही जानते हैं। हाँ, देखा ही। और मैं तो कम ही दे पाता था इसमें। श्रीमती जी ने तो अपना पूरा 18 साल में, सोचता हूँ तपस्या की तरह, तपस्या मतलब तपस्या ही थी साथ में। तो फुल टाइम। हाँ, और भैया इसमें, क्योंकि अब बात दर्शन की आ ही गई है इसमें, और आपने अपने गुरु जी के का भी बताया ही है, तो जो मध्यस्थ दर्शन को आप जितना भी सुने, जाने, समझे, और पारंपरिक जो दर्शन रहे, है ना, विचारधारा रहे, इनके साथ इसका क्या तालमेल, क्या पूरकता देखते हैं भैया? जिस तरीके से इस दर्शन में, बहुत पहले तो दर्शन मैंने बहुत पढ़ा नहीं, साधनाओं में ज्यादा रहा जी, है ना। गुरुदेव ने जितना सूचनाएं दर्शन को करके उन्होंने वांग्मय लिखे, मैं उसको कुछ पढ़ने का प्रयास किया मैंने। तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, उसको थोड़ा बताता हूँ, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने का एक अच्छा वो प्रयास किया, है ना। उन्होंने भी साधनाओं के माध्यम से चमत्कार को उन्होंने नकारा। उन्होंने आत्म शुद्धि, परिमार्जन, परिष्करण और मानव चेतना, मतलब मानवीयता को, मनुष्यता को, उन्होंने शब्द मनुष्यता लेते थे वो जी, मनुष्यता का उदय, देवत्व का उदय, है ना, उसको लेके ही उन्होंने पूरी बात हमेशा कही। वो कभी भी, और सामाजिकता को उन्होंने मुख्य आधार माना उसका, कि सामाजिकता और परिवार में भी उस तरीके से, तो उन्होंने लिखा ही है कि गृहस्थ एक तपोवन है, जिसमें सहिष्णुता, प्रेम, ऐसा करके एक स्लोगन है उनका, मुझे पूरा याद नहीं, पर वो एक कोटेशन ही है उनका, वो है ना। हाँ, सहिष्णुता, प्रेम, सहकार की साधना करनी पड़ती है, अच्छा, है ना, ऐसा करके उन्होंने लिखा। तो ये चीज उन्होंने फैलाने का अपने तरीके से वो रहा। पर चूंकि गुरुदेव ने साफ लिखा है कि मैंने कोई दर्शन नहीं है मेरा, उनके गुरु ने जो कहा उन्होंने अक्षरशः वैसा पालन किया। बोले मेरा हूं ही नहीं, मेरे गुरुओं ने जो मुझे आशीर्वाद बोला, उससे मैं एक रत्ती भी इधर उधर नहीं हटा। वो साधना परंपरा रही हो, चाहे वो दर्शन को, मतलब जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो, चाहे गायत्री परिवार को बनाने का जो काम उन्होंने कहते हैं वो करते चले। तो उन्होंने जो भी अपने तरीके से उनको पुराने वेदों को जो पढ़ के उन्होंने जो अपना भाष्य दिया, उसके आधार पर जितनी सूचनाएं थी वो थी। मैंने बहुत अध्ययन तो नहीं किया था, पर हाँ पढ़ता था, पढ़ने का प्रयास जरूर करता था कि क्या कहना चाहते हैं। तो वो उससे जो सूचनाएं थी कुछ अस्पष्टता थी। इस दर्शन के आने के बाद में भैया स्पष्टता बहुत बढ़ी, अच्छा, क्लैरिटी है।
हर चीज प्लेस होती दिखती है। मतलब आप जब कोई चीज देखने जाते हो ना तो प्लेस होती दिखती है, मतलब उसकी वैल्यू के साथ में प्लेस होती दिखती है कि भाई ये इतना ही वैल्यू है इसका, इससे ज्यादा नहीं है ना। संदर्भ जैसे मतलब मैं वास्तु को ही लूं। हाँ, जैसे वास्तु है, मेरा भी वही कहने वाला था, जैसे वास्तु में हम इतने बड़े बड़े वास्तु में लोगों ने तो भगवान तक भी पहुंचा दिया, तो वो भी समझ में आता है ना। अब वो जो और स्पष्ट हुआ, वैसे स्वीकार तो शुरू से नहीं था मेरे को, पर चूंकि वेद परंपरा से हैं, हम शास्त्र को ही पढ़ रहे हैं तो उसको माने भी कैसे ना। सही बात है ना। तो वो लेकिन वो स्पष्टता हो गई उससे लेकिन जितना वो कम आंक के कई चीजों में रखा है, उससे ज्यादा मैं इस दर्शन के बाद देख पाता हूँ। जैसे एक छोटी सी बात है भैया, है ना, कि हम बाबा ने इतनी सूक्ष्मता दी कि शब्द, विद्युत और ताप, अब ऐसे देखने जाएंगे तो मतलब एक तरीके से हम किस पे काम कर रहे हैं, है ना, एटॉमिक एनर्जी पे ही काम कर रहे हैं, है ना। मतलब हाँ, मूल कार्य ऊर्जा जो बोलते हैं सापेक्ष, और उसकी सूक्ष्मता से हम किस जगह पे प्लेस, तो इतनी सूक्ष्मता तक भी हम सोच पाए जी। और इस दर्शन अपने आप में मतलब मैं तो चूंकि बहुत ऐसा अध्ययन भी नहीं करता हूँ, पर जितनी भी चर्चाओं में आता है, जितने उसने मेरे अंदर में तो काफी परिमार्जन किया है। और इन भी 2 सालों में मैंने खुद महसूस किया कि मैं चूंकि हो सकता दबाव खत्म हुआ, कुछ सोचने की शक्ति पैदा हुई, तो उसने कि हाँ, और अब साधना का उद्देश्य भी मुझे जागृति लगता है। अच्छा, साधना भी करना है तो आप लक्ष्य वो नहीं है, वो जागृति, सहस्तित्व जैसा लिखता है कि हाँ, ये अगर अनुभूति करनी तो इसकी अनुभूति हमारे को यहाँ तक पहुंचना है। तो उसमें कंक्लूड हुई वो चीज, और वो खराब भी नहीं लगती। साधना हो, चाहे अध्ययन हो, चाहे वो हो, चाहे वो सब जैसे पहले एक अलग अलग सा कुछ दिखता था, अब समेटने लगा है काफी आज की स्थिति में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया इसी से जुड़ा हुई बात है कि बाबा जी भी 14 पुस्तकें लिख गए हैं, बहुत कुछ। मेरे को लगता है आपने भी कुछ पलट के तो देखा ही होगा। हाँ खूब। तो पूरे वाङ्मय में की भूमिका आपको कैसी लगती है? पूरे दर्शन के क्रम में, मध्यस्थ दर्शन के क्रम में वाङ्मय की भूमिका क्या लगती है आपको? वाङ्मय बोलने से मतलब सारा साहित्य जो बाबा जी लिख के गए दर्शन के क्रम में जो पुस्तक है ना। हाँ भैया, वो जैसे मैंने मानव व्यवहार दर्शन को 1-2 बार पढ़ने का प्रयास किया जी, है ना। तो निश्चित रूप से वो जो सूचना देना चाहते हैं जी, मैं उनसे कई बार अपने तक पहुंचता हूँ, है ना। ये मुझे अपने व्यक्तिगत रूप में तो काफी वो लगती है। और एक थोड़ा सा उसको अलग अलग उसमें जैसे अभ्यास दर्शन को लें या और दर्शन के और पक्ष को लें, तो इसमें अलग अलग तरीके से जैसा बाबा डालना चाह रहे हैं वैसा समझ में आ जाता। पर मैं अभी फिर भी वो सूक्ष्मता मेरी अभी नहीं बनी है कि मैं हर एक वाङ्मय के जो हर एक अध्याय है, हर एक जो पहलू है, उन तक मैं पहुंच पाऊं। पर एक कंप्लीट पैकेज, और शायद मैं बहुत अच्छे से तब कह पाऊंगा, अभी तो सूचना के आधार पर है, जब मैं उसको एक बार खुद से पूरा वो कर लूंगा। मेरे को याद है कि अब हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे, चौकी में रह रहे थे, आप आते थे और आपकी कामना रहती थी कि मैं भी इसमें जुड़ जाऊं। कई बार आपने कोशिश की, पर क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, हो नहीं पाता था कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि बिल्डिंग मेरे पास चल के आएगी नहीं। हाँ, आपको पेशेंट मेरा बिल्डिंग है तो उसके पास तो मुझे ही जाना पड़ेगा, तो वो एक ट्रेवलिंग पार्ट हो जाता है, तो इसके कारण थोड़ा समय का अभाव। पर इसके बावजूद भी जितनी भी सूचनाएं सुनते सुनते भी है ना, एक मन में ना एक चित्त में एक थोड़ी सी जगह बनने लगी है, विचारों में थोड़ा सा एक क्लैरिटी है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे व्यापक आकाश, वो जो फंसा हुआ 15-17 साल 20 साल मैंने खींचा उसको। तो भैया, तो मध्यस्थ दर्शन को जितना भी आपने देखा, समझा, बाबा जी के साथ जो भी चर्चा हुई, पुस्तकों को जितना भी देख पाए, साथियों के साथ जितना भी सुना आपने, आपके साथ के जो मित्रगण थे वो सब लोग कुछ गहरे में उतर गए, उनसे भी सुनने को मिलता ही होगा। बिल्कुल जी। तो मध्यस्थ दर्शन का मुख्य संदेश या सार आपको क्या पकड़ में है? भैया, मुख्य संदेश मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई अभी मेरे को जो समझ में जी, बिल्कुल उतना कि इकाई को जैसे अगर मुझे समझना है तो एक एक इकाई को अपने स्वरूप में देख पाने की पात्रता आपकी विकसित हो जाती है। उसको वो कैसे भागी, मतलब कहाँ पर उसकी प्रयोजन समेत ना, मतलब वो स्पष्ट होता है। जैसे मैं अगर बोले तो मानव के रूप में मानव को देख पाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे अपील वही करा शुरू से लेके अब तो और ज्यादा, मतलब उसको भाव, मानव शब्द लेता हूँ तो मेरा भाव बढ़ जाता है।
मतलब दर्द सा पैदा होता है मन में कि मानव के रूप में स्वीकार कर लेना, हाँ। और उसकी जो गरिमा के साथ में उसको देख पाना, हाँ। और उसके खिलते हुए देखने की प्रतीक्षा अपने, हाँ। उसमें मैं खुद शामिल हूँ हाँ। कि उसके पूर्ण रूप में खिलते देखने की प्रतीक्षा। हाँ। ये वाला भाग तो इस दर्शन ने बहुत शानदार तरीके से किया है। अब वो इस व्यापक कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भगवान जाने भैया, पर हम मानव के रूप में भी एक दूसरे का सम्मान कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बड़ी मेरे लिए, मतलब मेरे को बहुत वो करती है, भावुक करती है चीज, प्रेरित करती है चीज। जी जी जी। ठीक है भैया, बाबा जी को आप लंबे पीरियड से देख रहे थे, तो उनका जो व्यक्त होने का तरीका था, है ना, उसको आपने बहुत नजदीकी से देखा, तो उसकी वस्तु और शैली में कोई परिवर्तन देखा आपने समय के साथ? नहीं भैया, शैली में मतलब वैसे जैसे मतलब व्यक्त होना, मतलब उसमें भाव पक्ष यदि देखेंगे तो वो एक ही रहता था। अच्छा। उसमें कोई वो मतलब इंटेंशन, आशय जो रहता था कि भाई तुम समझ जाओ। वो कभी गुस्सा होके बोलते थे, कभी बहुत प्यार से समझाते थे, आपकी मनस्थिति के अनुसार, आपकी पात्रता के अनुसार समझाते थे। वस्तु केंद्र तो मैंने उसके अलावा कभी हटते नहीं देखा, और व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था, उसके अलावा कोई दूसरी चीजें मैंने नहीं देखी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया मेरी तरफ से तो सारे प्रश्न पूरे हैं, आप दोनों में से कोई पूछना चाहते हैं? मुझे एक पूछना है, बोलिए। क्योंकि आपसे चर्चा पड़ोसी हैं और लगातार कई बार मैंने गोष्ठी अदरवाइज भी फोन पे चर्चा हो जाती है, और जो बाबा जी ने से आपकी बातचीत हुई कि भाई आपको जो जागृति है, आपने पूछा था एक बार कि कोई मंत्र या साधना या, और बाबा जी ने कहा अध्ययन से ही होगा। अब आज जब इतने दिनों के बाद आप देखते हैं तो आप अभी साधना भी करते हैं, ऐसा आप बताइए, उसको ठीक कीजिएगा, तो ऐसा लगता है, और अध्ययन भी करना चाह रहे हैं, तो दोनों में तालमेल को कैसे देख रहे हैं? भैया मेरे को कुछ अलग लगता ही नहीं। जैसे गायत्री मंत्र कुल मिला के क्या करता है, आपको प्रेरित करता है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर में जो मन में, वृत्ति में, चित्त में कंपन जाते हैं, वो कुल मिला के एक ऊर्जा स्तर ऊपर लेके जाते हैं, एक क्षेत्र पे लेके जाते हैं, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को देखने की पात्रता अर्जित करते हैं, है ना। वो ऊर्ध्वगमित आपकी चेतना को करता है, जैसे इंद्रियों को अंतर्नियोजन करता है। जब गायत्री मंत्र तो अंतर्नियोजन होता है इंद्रियों का, अंतर मन का भी फिर नियोजन होता है ना। आप अध्ययन में भी वही करते हैं, क्या करते हैं भैया? हाँ, अध्ययन में थोड़ा वस्तुएं स्पष्ट रहती हैं कि ये करना है, उसमें आप करते हैं, और फिर वो जो कि परंपरा है कि गुरु प्रेरणा से फिर आपको इधर ध्यान जाना, फिर उधर ध्यान जाना, फिर वो सब एक साथ दिखने लगता है। तो मुझे अलग कुछ नहीं लगता। अब तो मेरे को सबके प्रति बहुत सम्मान बढ़ रहा है। मुझे पहले बीच में बाबा से जब थोड़ा प्रभावित होना शुरू हुआ तो मैं थोड़ा सा विरोध में आया साधनाओं के। ये बड़ा मैं अपने आप को मतलब उसका दोषी मानता हूँ। अच्छा। कृतज्ञता शब्द जो होता है ना, वो मेरा भाव उमड़ा, ऐसा मतलब या तो राही होगा। मैंने मतलब मैं आज भी उस बात से पीड़ित हूँ कि मैंने वो 2-3-4 साल 5 साल का पीरियड करता जरूर था क्योंकि अभ्यास था, बाकी मेरी मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति अस्वीकृति बढ़ रही थी। कौन सा पीरियड होगा भैया? होगा भैया 99 से लेके 2003-4 तक। अच्छा, 5 तक का। फिर पूरी हुई नहीं बात इनकी। हाँ, पूरी नहीं हुई, अभी चल रही है। तो वो उस समय मैं थोड़ा सा उसको मतलब लेके आया, पर लेकिन भैया बाद में धीमे धीमे समझ में आया कि मतलब कुछ अलग कुछ नहीं है अस्तित्व में, सब जुड़े हुए हैं, परंपराएं हैं। और चूंकि जिस गुरु ने आपको कीड़े से उठा के, नाली से उठा के नाली के बाहर रखा, उसके प्रति आप, उसकी परंपरा के प्रति जिससे खड़े हुए उसको, तो ये तो बात ही नहीं बनी ना, किसी एंगल से नहीं बन रही, किसी एंगल से। परंपरा के प्रति कृतज्ञता का, हाँ, मैं तो आज भी मतलब हाँ तो बात ही नहीं करते। मतलब वो शुरुआत, मतलब जिसने आपकी चिंगारी लगाई भैया, है ना, फिर चिंगारी को शेप अलग देना एक अलग बात है। अंदर कुछ गल गया तो नया शेप मिल जाएगा, पर कम से कम वो गलाया तो, वहां तक की भी यात्रा मेरी मतलब मेरे तो बड़ा, मेरे को आज भी क्षोभ है, बड़ा दुख है। मैं जाता हूँ हरिद्वार शांति को तो 5 बार माफी मांगता हूँ उस बात के लिए कि मेरे से अपराध हुआ, मैंने मतलब मैं नहीं करना चाहिए था मुझे, और वो ठीक। तो शुभकामना मेरी तरफ से तो कि आपका दोनों से ऊर्ध्वगति हो, चेतना का विकास, जैसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
भैया अशोक भैया करते तो आखिर में आपके मन से कुछ बात रखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आप बताएं। संदर्भ बता दीजिए। कोई भी आपका है। अब हमारी तो सब प्रश्न उत्तर हो गए, कहानी सुन ली आपसे। इतने साल उठा पटक कितना सारा रहा जीवन में, हाँ। और मैंने गर्त से गर्त उच्च से उच्च अवस्थाओं को देखने का मेरे को अनुभव, बस मतलब खत्म हो रहे थे भाभी, 2 मिनट में खत्म। हाँ। उच्च से उच्च और ऊर्ध्व मतलब नीचे सब तरीके के वातावरण देखने का मुझे मौका मिला। हाँ। आज जिन स्थितियों में सबके सहयोग से और सब वातावरण जो मिल रहा है मुझे, जी। मैं वो तीव्रता से गति तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं आज अपनी गति, अपनी स्थिति और अपने परिमार्जन को देखते हुए कुछ संतुष्टि को महसूस तो कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि मेरे अंदर में अब ना संकल्प बन गया, मेरे अंदर में अब दिशा तय हो गई, लक्ष्य भी तय हो गया। ये लक्ष्य मैं साधना करता तो भी मिलती, मैं प्योरली वास्तु करता तो भी प्राप्ति मुझे वही होती। मैं वास्तु में कई लोगों ने जैसे हमारे विद्या परिवार के कई लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, अक्सर करते भी रहते हैं, क्यों क्या कर रहे हो, ये लगो वो लगो वो लगो। कुछ लोग हैं जो मोटिवेट करते रहे हैं, जैसे सोम भाई है, ओम भाई है ना। बाबा ने खुद मुझे अनुमति दी उसकी, तो मेरे लिए कोई जगह बिल्कुल बचती नहीं थी। तो उन्होंने हमेशा, तो मुझे लगता है जैसे मैं आखिर कितना सूक्ष्म जाऊंगा, आखिर सूक्ष्म के बाद कितना सूक्ष्म जाऊंगा। अगर मेरी मान लो तीव्र आकांक्षा बनी गई है तो अब वो गति हो गई, तो उसको फिर पूर्ण विराम कहाँ होगा, जाके वो सूक्ष्म खत्म होगा तो फिर कारण ही बचेगा ना जी, महाकारण ही बचेगा जी जी। तो महाकारण तक मेरी, तो वो इस तरीके से मेरा एक उसके प्रति। और ये यदि बाकी देखूं आज जो स्थिति है उसमें मैं अपने आप को केंद्रित पाता हूँ, लक्ष्य केंद्रित पाता हूँ। मानव चेतना तो नहीं, पर उसकी ओर मेरा ध्यान जा रहा है। मैं मानव के रूप में सम्मान करना और उसको एक खूबसूरत इकाई के रूप में देख पाता हूँ। मतलब मुझे बहुत, जब देख पाता हूँ, अक्सर दबाव रहते हैं चूंकि संस्कार मतलब अभ्यास है जिस तरीके के, तो हर समय ऐसा, पर जब भी थोड़ा सा समय मिलता है, स्पेस मिलता है, वो आकाश मिलता है, उस आकाश में इसको इकाई के रूप में देख पाने में मुझे बहुत तृप्ति होती है, बहुत संतुष्टि होती है। बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके पास आके बात करके। ठीक, धन्यवाद भैया।